वेलकम बैक टू अडल्ट 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप मेरे साथ अपनी बायोलॉजी को चुस्त और दुरुस्त और तंदुरुस्त बना सकते हैं और कोई भी एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं जिसमें बायोलॉजी आती है। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मेशन दी थी कि पॉकेट में रॉकेट को रखना है और रॉकेट में पहला चैप्टर है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। चैप्टर जो है बहुत बड़ा है, इसका वन शॉट मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आई होप उसको आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो जाइए उसको देखिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई मैं कमाल करने वाली हूँ तो कमाल नहीं करने वाली हूँ। हाँ, बस मैं ये कर सकती हूँ कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट आपका पॉकेट रिवीजन होने वाला है। थोड़ा फास्ट चलेगा, इसलिए कुर्सियों की पेटियाँ बांध लीजिएगा क्योंकि क्रैश होने के चांसेस हैं। पर उन बच्चों को क्रैश बिल्कुल भी फील नहीं होगा जिन बच्चों ने परफेक्टली डिटेल लेक्चर्स और आपके वन शॉट रिविजन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के आए होंगे, उनको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, वेकअप विद शिप्रा मैम में आपने पूरा इसका एनसीईआरटी इंटेक्स्ट भी सॉल्व कर लिया, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट भी मेरे साथ पढ़ लिया है, सो यू डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, वेकअप विद शिप्रा मैम सेशंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस इन होल यूट्यूब रिगार्डिंग बायोलॉजी, सो डोंट मिस इट। क्योंकि 5 बजे उठ के पढ़ाना एक पहला बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, तुम्हें पकड़ के लाना ये एक और बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस समय सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में डिस्कस करवाना, इसका सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल है। सो बिना किसी देरी के पॉकेट में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का चैप्टर शुरू करने वाले हैं जल्दी जल्दी। सो सबसे पहली चीज़ व्हाट वी हैव टू लर्न, हमें सीखना क्या है कि भैया जी रिप्रोडक्शन होता क्या है। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है पैदा करना। तो बच्चे पैदा करने की कहानी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लिसन टू बी वेरी केयरफुली, bring your NCERT books. ठीक है, then I'm talking about the introductory part. Reproduction is not the part of life process. किसी की ज़िंदगी बिना बच्चे पैदा किए बिना ख़त्म नहीं हो जाती। बच्चे पैदा करना ये नहीं कि तू बच्चे नहीं पैदा करेगा तो तू मर जाएगा, नहीं भैया, जो पॉटी नहीं जाएगा तो मर जाएगा, पर अगर बच्चे नहीं पैदा करोगे तो मरोगे नहीं। सो इट इज़ नॉट द प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, और इवन बच्चे पैदा करने में बड़ी एनर्जी लगती है, तो मैडम ऐसा प्रोसेस करना ही क्यों जिसमें इतनी एनर्जी लगे, ज़रूरत है, क्योंकि आप रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे अपने जैसे, तो आपकी जो डायनेस्टी है, आपका खानदान जो है वो खत्म हो जाएगा। और अगर कोई ह्यूमन बीइंग नहीं करेगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ह्यूमन बीइंग की प्रजाति ही खत्म हो। तो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ हमें कंटिन्यूसली रिप्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। जो स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस नहीं होती वो कुछ समय के बाद एक्सटिंक्ट हो जाती है। सो इसलिए इसमें कितनी भी एनर्जी लगे, भाड़ में जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको रिप्रोड्यूस करना है टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, टू मेंटेन द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। ठीक है, टू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूटी रहे तो आपको रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? और हर बार जब आप अपने बच्चे पैदा करते हैं तो आपका वो बेटर वर्जन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी हम बच्चे पैदा करते हैं तो हमारे बच्चों में, अभी आप नहीं करते हैं, ठीक है, पर जब भी हम बच्चे पैदा करेंगे, जैसे मेरा जो बच्चा आएगा, उस बच्चे का जो भी नेचर मतलब जो भी क्वालिटीज़ होंगी वो मेरे से बेटर होंगी। क्वालिटीज़ मतलब वो भले लड़े झगड़े, खून पापी, चुड़ैल, चंडाल कुछ भी बन जाए, पर उसके डीएनए जो होंगे वो हमेशा मेरे से बेटर और ज़्यादा एडवांस वाले होंगे। वो क्यों होंगे, आगे बात करते हैं, आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्शन करने के लिए हमको चाहिए क्या? रिप्रोडक्शन करने के लिए हमको चाहिए डीएनए की कॉपी। चलो अब अपन देखते हैं कैसे डीएनए की कॉपी बनती है। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखना कि जैसे मान लो कि एक स्पर्म के पास, ध्यान समझना, एक स्पर्म के पास क्या है, मान लो 23 क्रोमोसोम है और एक ओवा के पास है अपने पास 23 क्रोमोसोम। इन दोनों के बीच में होता है फर्टिलाइजेशन और हमें मिलता है जाइगोट जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात? खैर ये अभी छोड़ो। मान लो कि एक पेरेंट जो है, ध्यान समझना, पेरेंट जो है वो हमेशा अपने पेरेंट जो है, माँ बाप जो होते हैं, वो क्या बच्चे अपने क्या प्रोड्यूस करते हैं? किड्स। ठीक है, किड्स लिख दो यहाँ पे, प्रोजेनी। इन्होंने अपने किड्स प्रोड्यूस की। ठीक है, फिर ये किड्स जो है भले ही पेरेंट्स की डेथ हो जाए पर किड्स तो सर्वाइव करते हैं। फिर यही किड्स बाद में क्या बने? पेरेंट, और इन्होंने भी जो है अपने बच्चे पैदा किए, तो भले ये इनकी डेथ हो जाए पर ये तो सर्वाइव करते ही बच्चे अपने। तो बच्चे जो होते हैं ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाते हैं। ठीक है, नाउ अब आपको ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर कर रही हूँ सारी चीज़ें। ये आपकी सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है बेटा जी? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। क्लियर है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। क्लियर? ध्यान से समझते जाना तो यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, अब ये डीएनए जो होता है ये क्या होता है? इससे बनता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन।
अब आपको ये समझना है कि डीएनए के पास ऐसा क्या था मैम कि वो प्रोटीन बनाया। डीएनए के पास होती है बेटा जी इंफॉर्मेशन। क्लियर है? डीएनए के पास क्या होती है? इंफॉर्मेशन। पहले ये इंफॉर्मेशन को रीड करता है और उसके हिसाब से प्रोटीन बनाता है। आपके शरीर में जो कुछ भी दिख रहा है, बाल कैसे दिख रहे हैं, शरीर कैसा दिख रहा है, मुंह कैसा दिख रहा है, बोलने के तरीके कैसे है, वो सब प्रोटीन है। तो ये सब चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन कि तुम दिखेगा कैसा, तुम बोलेगा कैसा, तुम चलेगा कैसा, तुम ये कैसा करेगा, तुम मारेगा कैसा, ये सब की इन्फॉर्मेशन आपके सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए के अंदर होती है और उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपके शरीर में प्रोटीन्स बनते हैं। किसी भी तरीके से अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाए तो आपके शरीर में बनने वाला प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। तो मम्मी से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो पापा की इन्फॉर्मेशन से जब मिक्स होती है तो एक नए प्रकार की इन्फॉर्मेशन बनती है, इसलिए शरीर में नए प्रकार का प्रोटीन बनता है और शरीर चेंज हो जाता है। ठीक है। अब अगर मान लो इस सेल में मैं डीएनए की कॉपी की बात करूँ, सब मुझे येलो ही बनाना है, मान लो कि ये न्यूक्लियस है और मुझे इससे 2 सेल बनानी है। तो सबसे पहले ये डीएनए क्या होगा? कॉपी होगा। लिसन टू मी, डीएनए खुलेगा और ये अपनी कॉपी बनाएगा। देखो कॉपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ठीक है, ये बनेगी कॉपी। नाउ इससे ये सेल है, ठीक है, इससे 2 सेल्स बनेंगे, नाउ दिस एंड दिस। ठीक है, ये सेल बीच से फट जाएगी। अच्छा, एक कॉपी, लिसन टू मी, ये सेल बीच से फटेगी, ठीक, और ये एक कॉपी बन गई नंबर 1, ये एक नंबर 2। पर सिर्फ डीएनए की कॉपी बनाने से कुछ नहीं होगा। इस सेल में जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं इनकी भी कॉपी आपको बनानी पड़ेगी। तो एक सेल ऑर्गेनल की कॉपी इसमें पहुंच गई, एक सेल ऑर्गेनल की कॉपी इसमें पहुंच गई, एक भैया जी डीएनए इसमें पहुंच गया और एक डीएनए इसमें पहुंच गया। क्लियर है? और फिर अब आप बोलोगे मैम कि पेरेंट सेल का क्या होगा? कुछ सेल के बाद समय बाद वो अपने आप मर जाएगी। क्लियर है? सो डीएनए ये एक कॉपी इसमें चली गई, एक कॉपी इसमें चली गई, तो एक सेल से 2 सेल्स बनी। क्लियर है? तो ये इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। तो आपको ये समझना है कि सिर्फ डीएनए कॉपी नहीं होता, आपका पूरा सेलुलर अपैरेटस भी कॉपी होता है, जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी आपके अंदर सेल ऑर्गेनल होते हैं। सो ये बात आपको आपके एनसीईआरटी में सीधी सीधी लिखी है कि डीएनए कॉपी करने के दौरान, डीएनए जब भी हम कॉपी करते हैं तो लगता है कि सब कुछ एक जैसा बना है, पर एग्जैक्टली जब भी हम डीएनए को कॉपी करते हैं तो एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसी चीज़ें नहीं होती। अब डीएनए कॉपी के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है? थोड़ा सा एरर। क्या प्रोड्यूस होता है? एरर। अब एरर जो है वो थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कम हुआ तो सही है, ठीक है, कम हुआ तो सही है, पर अगर ज़्यादा हो गया तो ये जो है पॉपुलेशन या मैं कहूँ प्रोजेनी की डेथ भी कर सकता है। क्लियर है? कैसे होगा ये समझाती हूँ मैं। देखो, मान लो कि ये पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मान लो पूरे एक, ध्यान से सुना, लिसन टू मी वेरी केयरफुल। ठीक है, ये पहले अपन समझते हैं। देखो, डीएनए कॉपी हो रहा है, क्या कॉपी होने के दौरान कोई भी प्रोसेस क्या दुनिया में इतना एग्जैक्ट और एक्यूरेट है कि वो एग्जैक्टली सेम हो? तो मैम नहीं होता। डीएनए कॉपी के होने के दौरान कुछ ना कुछ माइन्यूट चेंजेस आते हैं जो भले आपको सेल्स में दिखाई ना दें, ठीक है, पर ये होते ज़रूर है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा चेंज जो है वो होता जाता है हर सेल डिवीजन में, हर होता रहता है। ये इतना स्लो होता है, इतना कम होता है कि जनरेशन टू जनरेशन, कुछ करोड़ जनरेशन तक आपको हो सकता है दिखे नहीं, पर करोड़ जनरेशन के बाद ये जो चेंजेस हैं ये एक्यूमुलेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक नई स्पीशीज़ को जन्म दे देते हैं। सो अगर मैं पूछूं कि ये डीएनए कॉपी होना क्यों एसेंशियल है? सो डीएनए कॉपी होने की वजह से ही आपकी सेल जो होती है वो कंटिन्यूटी मेंटेन करती है, सेल डिवीजन होता रहता है। डीएनए कॉपी होने की वजह से ही एक समय के बाद आपको वेरिएशन दिखाई देता है। डीएनए कॉपी होने की वजह से ही हर सेल में डीएनए का नंबर मेंटेन रहता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब अगर मान लो कि डीएनए कॉपी होने के दौरान रैंडमली अचानक से कोई बड़ा चेंज आ गया और इसमें इस सेल को, इसको तो पता था हमारे पास तो एक प्रकार का डीएनए आएगा, पर इसके पास अगर जेड टाइप का डीएनए आ गया तो ये सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। तो वेरिएशन कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। डीएनए कॉपी होने के दौरान जो एरर्स होते हैं वो इकट्ठा होते जाते हैं और लास्ट में एक नई स्पीशीज को जन्म देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल बताती हूँ। व्हाट इज द नीड ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन की ज़रूरत सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीटल की पॉपुलेशन, लिसन टू मी एवरीबॉडी, क्या बोला था मैंने आपको बोला था बीटल की पॉपुलेशन के बारे में। बीटल की पॉपुलेशन में हुआ ये था, समझ गए आप, डीएनए कॉपी क्यों होता है? ताकि हर सेल में डीएनए का नंबर मेंटेन रहे। डीएनए कॉपी होने के दौरान एवरीबॉडी, डीएनए कॉपी होने के दौरान क्या अपीयर होता है? एरर इतना बड़ा हो सकता है क्या कि नई स्पीशीज दूसरे दिन पैदा हो जाए? नहीं, हर सेल की कॉपी जब डीएनए होता है तो कॉपी होने के दौरान बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज आता है, वो दिखेगा नहीं, पर कुछ जनरेशन, मतलब 1000, 1500, 1 करोड़ जनरेशन के बाद ये जो एरर है इकट्ठा होगा और एक नई स्पीशीज़ को जन्म देगा। तो डीएनए कॉपी होने की वजह से हमेशा इवोल्यूशन होता रहता है, नई स्पीशीज़ देखने के लिए मिलती हैं, वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। डीएनए कॉपी से सेल का क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है और सेल डिवीजन बढ़िया से चलता है। पर ये याद रखना कि एरर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आज चल रही थी ए टाइप का सेल, अचानक से डिवाइड हुआ तो जेड टाइप की सेल बन गई, वो सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। दूसरा पॉइंट टू रिमेंबर, डीएनए कॉपी होना क्यों ज़रूरी है, क्लियर हुआ? डीएनए धीरे कॉपी
कॉपी होना चाहिए, एरर कम होना चाहिए। धीरे कॉपी होने का मतलब एरर कम होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप डीएनए को कॉपी कर रहे हैं तो सिर्फ डीएनए कॉपी मत करना, क्योंकि सेल के पास सेल ऑर्गेनल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना सेल ऑर्गेनल के सेल भुस हो जाएगी, मर जाएगी। तो डीएनए के साथ हमको सेल ऑर्गेनल कॉपी करना भी बहुत 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 ज़रूरी है। लल्ला मेरे प्यारे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों। नेक्स्ट थिंग अब आपको समझना है वेरिएशन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। डीएनए कॉपी होने के दौरान वेरिएशन आता है, वेरिएशन से चीज़ें बदली हुई दिखाई देती हैं, ठीक है। चीज़ें आपको नया स्पीसीज, भाई बंदर से इंसान बना, क्यों? क्योंकि वेरिएशन आया। बंदर ने डीएनए कॉपी कर रहा था, कॉपी होते होते चेंजेस आते गए, बाद में वो चेंजेस इतने बड़े हो गए तो इंसान बन गए, ठीक है। नाउ अब एक और चीज़ बताती हूँ, वेरिएशन, व्हाई वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। वेरिएशन से सर्वाइवल एडवांटेज भी मिलता है। कैसे? बीटल की पॉपुलेशन पूरी जो है कैसी थी? लाल कलर की थी, तो कौवे उनको आसानी से पत्तों पे देख लेते थे और घपाघप खा लेते थे। बीटल रिप्रोड्यूस करते गए, डीएनए चेंज होता गया, पर इतना किसी में कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। पर अचानक से डीएनए में कुछ ऐसे बदलाव आ गए, कुछ ऐसे चेंजेस हो गए कि भैया वो रेड वाला बीटल जो है 2-3 ग्रीन बीटल में कन्वर्ट हो गया। अब उन 3 बीटल्स को कौवे नहीं देख पाते थे, बाकी रेड वाले को देख लेते थे, तो रेड वाले को खाते गए। पर धीरे धीरे ग्रीन वाले बीटलों का नंबर क्या होता गया? कम होता गया। पर अब आपके पास पॉपुलेशन में रेड बीटल नहीं बचे क्योंकि उन्हें कौवों ने खा लिया था, ग्रीन वाले बचे क्योंकि कौवे उन्हें देख नहीं पा रहे थे पत्तियों के ऊपर। नाउ अब मैडम भाई माँ बाप कभी पक्षपात करते ही, तुझे हम अच्छा वाला डीएनए देंगे, तुझे अच्छा वाला नहीं देंगे। भाई एक ही माँ बाप की चारों संतानें एक प्रकार की इंटेलिजेंट होती है कि नहीं? भैया जिसको अच्छा डीएनए मेमोरी वाला मिलता है वो अच्छा इंटेलिजेंट होता है, बाकी क्यों नहीं होता? भैया ऐसा ही होता है। डीएनए कॉपी होने के दौरान कौन सा जीन किसके पास कैसे पहुंचेगा किसी को नहीं पता। हो सकता है पहुंचने के दौरान एरर हो जाए, ठीक है। रेसेसिव एंड डोमिनेंट का कंसेप्ट पढ़ा ना, रेसेसिव जीन क्यों हो गया? क्योंकि डीएनए पहुंचते वक्त खराब हो गया था बेटा। तो वो जो पूरी रेड पॉपुलेशन थी उसमें 3-4 को कुछ ऐसे जीन मिल गए डीएनए कॉपी होने के दौरान, और तेरी अब तो कौवे उनको देख ही नहीं पाते थे, अब कौवे उनको नहीं देख पाएंगे तो खा नहीं पाएंगे। सो वेरिएशन हुआ उनके अंदर, और वेरिएशन की वजह से उनको देख नहीं पाए और उनको बड़ा मजा आया और कौवे उनको नहीं खा पाए। क्लियर? सो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। क्लियर? वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, डीएनए कॉपी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्लियर? नाउ बेसिक इवेंट ऑफ द, देखो इस तरीके से एक पहले स्टैंड होगा फिर इसकी कॉपी बनेगी। क्लियर? डीएनए क्यों चाहिए? कॉपी बनाने के लिए। डीएनए क्यों चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए। इफ द डीएनए गेट चेंज, प्रोटीन गेट चेंज बिकॉज द इंफॉर्मेशन गेट चेंज। ठीक है, चलो, फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, इंफॉर्मेशन चेंजेस, डिफरेंट प्रोटीन्स विल मेड लीडिंग टू द अल्टर्ड बॉडी डिजाइन। क्लियर एवरीबॉडी? नाउ नेक्स्ट थिंग, ठीक है, ओके, ये पढ़ा दिया मैंने आपको। नाउ वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन जो होता है आपको पता है कि डीएनए को कॉपी करने के लिए केमिकल रिएक्शंस चाहिए, ठीक है। पर डीएनए को जब आप कॉपी करते हैं तो हर बार कॉपी एग्जैक्टली हो ये जरूरी नहीं है, आइडेंटिकल कभी नहीं होती। बिल्कुल मम्मी पापा का बच्चा कभी मम्मी पापा जैसा नहीं देख सकता, कभी भी ब्लूप्रिंट आप जनरेट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत एरर होगा, आपको लगेगा कि ये ब्लूप्रिंट है, आपको बड़ा मन करेगा ब्लूप्रिंट लिखेगा, पर लिखियो नहीं लल्ला, नहीं तो गलत हो जाइए, ठीक है। तो टेंडेंसी जो होती है, टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, इट इज द बेसिस फॉर इवोल्यूशन। अगर बदलाव नहीं होगा कभी प्रकृति में, ठीक है, जो व्यक्ति अपने आप को बदलना नहीं चाहता वो व्यक्ति फेलियर करेगा। हम सिर्फ दूसरों को ये सिखा दे सकते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, पर अगर आप अपने अंदर वेरिएशन नहीं करोगे यू विल नॉट गेट सर्वाइव इनटू द एनवायरनमेंट। सो धीरे धीरे जो है, ऐसा नहीं ह्यूमन बीइंग में जो है तो चेंजेस नहीं हो रहे, चेंजेस हो रहे, और होगा ऐसा कि एक समय के बाद एक नई स्पीशीज आ जाएगी। क्लियर है? सो दिस इज इट। तो इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होना बहुत जरूरी है। वेरिएशन आपको क्या देता है? सर्वाइवल एडवांटेज, ताकि आप रेप्लिकेट कर सके। बीटल का एग्जांपल बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। क्लियर है? प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। वेरिएशन क्या करता है कि भैया कुछ मर जाएंगी पर जिनको वेरिएशन मिला कम से कम वो तो स्टेबल रहेंगी। एवरीबॉडी क्लियर है? सो वेरिएशन होना अच्छा है। जो लोग बदलते हुए एनवायरमेंट में नहीं ढाल पाते, जिनका डीएनए नहीं चेंज कर पाता, वो नहीं सर्वाइव करते। तो मैडम ऐसे तो फिर माँ बाप को बोलना चाहिए ना, माँ बाप को थोड़ी पता कि बच्चे पे कौन सा जीन जा रहा है यार। माँ बाप को पता होता है क्या? देखो, तुमको ऐसा लगेगा कि हमें क्यों इंटेलिजेंट बनाया माँ बाप ने। भैया जब उनके क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही थी तो उन्हें थोड़ी पता था कि कौन सा जीन कब किसके साथ क्रॉस ओवर हो रहा था। भाई हो सकता है कि आपके पास वो जीन जो इंटेलिजेंस वाला था वो रेसेसिव हो गया और जो भोंदूपने का जीन था वो एक्टिव हो गया। तो बेसिकली इट इज लक बाय चांस। कोई बहुत इंटेलिजेंट बनता है, कोई नहीं बनता है, पर हाँ, हम जो है अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से, अपनी एक्वायर्ड इनहेरिटेंस से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नाउ
अब आप बात ऐसी है कि बाकी वेरिएशन की बात कर ले, डीएनए कॉपी की बात कर ले, पर ये हम जो है मान लो कि हम चाहते हैं कि वेरिएशन हो, हम चाहते हैं कि इंसान जो है भगवान बन जाए, पर इंसान भगवान कब बनेगा? जब वो रिप्रोड्यूस करेगा। दुनिया में अर्थ में पाए जाने वाला क्या हर ऑर्गेनिज्म एक ही प्रकार से रिप्रोड्यूस करता है? नो मैम, एक ही प्रकार से रिप्रोड्यूस नहीं करता। सो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो है दो, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना, एक एक लाइन तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए हैं, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन से लेके पूरा अभी तक का कहानी क्लियर होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ये है कि इसमें एक ही सिंगल पेरेंट होता है, बार बार वो अपने आप को डिवाइड करता है और बहुत सारे बच्चे बना लेता है। बच्चों को देखकर ये नहीं बता सकते कौन किसका बाप है कौन किसका माँ है, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट है जो कि दो प्रोजेनीज बना रहा है। तो मैम इनके में क्या कभी बदलाव नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्यों नहीं होता? होगा होगा होगा। आपने कोविड वायरसेस के बारे में पढ़ा, आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा, क्या ये कभी बदलते नहीं है? बदलते हैं। अब आपको मैं यही समझा रही हूँ, अगर मान लो किसी बैक्टीरिया के ऊपर बहुत सारे कोल्ड, किसी बैक्टीरिया को मान लो माइक्रोवेव में रख दिया, अब हमने देखा कि मैम 10,999 जो मर गए, पर एक बैक्टीरिया जो है वो अभी भी सर्वाइव कर गया, क्योंकि उसके पास कैसा डीएनए था बेटा? उसके पास मॉडिफाइड डीएनए था, उसके पास बेटर क्वालिटी का डीएनए था, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर गया। तो मैम उसने बोला था क्या कि हमारे पास आए? नहीं। कॉपी होने के दौरान कुछ को ऐसे चेंजेस मिल जाते हैं जो कि उनके लिए काफ़ी एडवांटेज वाले होते हैं। तो मैं अगर बोलूँ कि वेरिएशन एडवांटेज देता है तो सही बात है या नहीं है? पर वेरिएशन कैसा होना चाहिए लल्ला? स्लो और थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा कर दोगे तो पॉपुलेशन सर्वाइव या वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। तो एक ही पेरेंट चाहिए, इसमें आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। डीएनए कॉपी होने के दौरान एरर होता है, पर वो दिखता नहीं है, इसलिए हमको सारी आइडेंटिकल कॉपीज इसमें दिखाई देती हैं। क्लियर है? ये दोनों में ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों में हो सकता है। ओके, डन है। अमीबाज हो गए, प्लाज्मोडियम्स हो गए, लेशमानियाज हो गए, पैरामीशियम्स हो गए, यूग्लिनाज हो गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लेनेरियाज हो गए, ठीक है ना, राइजोपस हो गए, सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये दोनों में हो सकता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है बेटा वो होता है माइटोसिस। कैसा होता है? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब अगर आपके पास 40, देखो बहुत सारा बच्चा बोलेगा नहीं मैडम लाल नहीं दिखता है। माइटोसिस का मतलब होता है कि एक 46 से 246 आपको सेल्स हमेशा मिलेंगी। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक मेल गैमीट होता है जिसको स्पर्म कहते हैं, जिसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। एक फीमेल गैमीट होता है जिसके पास 23 क्रोमोसोम होता है। इन दोनों के बीच में होता है झुक 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 फर्टिलाइजेशन। बेटा ऐसा नहीं लग रहा है माँ माता जी मैम धीरे बोलो? धीरे नहीं बोल सकते, इट इज अ पॉकेट रिविजन एंड होल चैप्टर शुड बी रिवाइज इन अ वेरी लेस टाइम। तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी चलना पड़ेगा। फिर इन दोनों के बीच में यूनाइट होता है, दोनों के बीच में संगम होता है। ठीक है, वो फीमेल बोलती है आजा मेरे पास, संगम कर ले मेरे साथ। ठीक, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट में देखो हमेशा याद रखना कि आपकी पूरी बॉडी में हर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है सिवाय स्पर्म एंड ओवा के बेटा। स्पर्म एंड ओवा में ही बेटा सिर्फ 23 होते हैं, बाकी सबके पास 46 होते हैं। और 46 बनाने के लिए आप जो सेल डिवीजन फॉलो करते हैं वो होता है माइटोसिस। पर अगर आपको इस 46 सेल से 23 सेल बनानी है तो आपको मियोसिस फॉलो करना पड़ेगा। बेटा जी आपके सेल बॉडी में सिर्फ 2 ही प्रकार की सेल बनाने के लिए मियोसिस फॉलो होता है, वो है स्पर्म एंड ओवा। बाकी पूरी बॉडी की हर सेल क्या बनाती है? माइटोसिस से बनाती है अपना जो है पूरी बॉडी। क्लियर है? समझ में आ गई बात? सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी डोंट नीड गैमेट, वन पेरेंट कैन मेक मल्टीपल कॉपीज। क्लियर है? इसके अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि सबसे सिंपलेस्ट होता है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन सबसे सिंपल होता है। एक्चुअली सबसे सिंपल होता है फिजन, फिजन के बाद फ्रैगमेंटेशन। फिजन और फ्रैगमेंटेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, जबकि स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, रीजनरेशन जो होता है, आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये प्लांट्स में होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए एडवांटेज क्या है। इफ वी टॉक अबाउट द एसेक्सुअल, सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज, एक सेकेंड ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज ये हैं कि भैया तो ह्यूमन बॉडी को बोले चलो भूषण एक जो तुम जो है 5 मिनट के अंदर 15 भूषण बन जाओ, तो नहीं बन सकता ना वो बेटा, क्योंकि उसको बनने के लिए प्रॉपर फर्टिलाइजेशन की जरूरत है। 9 महीने तक पेट में रहा होगा अपनी मम्मी के, तब पैदा हुआ है। वैसे मैं भी, वैसे आप भी। पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। एक पेरेंट जा रहा था, अब मेरा मन है कि मैं तुरंत डिवाइड हो जाऊंगा 1 सेकंड में, तो 2 बन गए। इनका मन है कि आधे सेकंड में 5 बार डिवाइड हो जाएंगे, तो लो
ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने आप कुछ सेकेंड्स में मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। लुक एट दिस इज अ रॉड शेप का बैक्टीरिया एंड देखो मल्टीप्लिकेशन करने का प्रॉपर्टी देख लो तुम। क्या ह्यूमन बीइंग ऐसे होते ना तो हम लोग ऐसे बिलबिला रहे होते, ठीक है, ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कभी भी कोई, इसका डिसएडवांटेज ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि इसमें कभी आपको कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि कौन किसका पप्पा कौन किसका मम्मी है। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा आइडेंटिकल चीजें दिखाई देती हैं, वेरिएशन होता है, ठीक है, और वेरिएशन भी लक बाय चांस है। वेरिएशन लक बाय चांस है। अगर लक बाय चांस किसी को बढ़िया वाला डीएनए मिल गया तो वो बदलते हुए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करेगा, बाकी पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। ह्यूमन बीइंग में वेरिएशन हर जनरेशन में होता है और वो वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में कैरी होता है। ऐसे वेरिएशन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि एक नई पॉपुलेशन जन्म लेगी और वो बहुत ही स्टेबल पॉपुलेशन होगी, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करता है, ह्यूमन ऐसा होता है बैक्टीरिया के साथ, भैया ये एंटीबायोटिक दे रहे थे बैक्टीरिया मारा जा रहा था। एक बैक्टीरिया ने बोला हट साले मैं नहीं मरूंगा, उसने अपना डीएनए चेंज कर लिया। बस कैसे चेंज किया, रिप्रोडक्शन से चेंज होकर उसको मिल गया, उसका लक बाय चांस था। अब एंटीबायोटिक उसको नहीं मार पा रही थी, ठीक है। अब एंटीबायोटिक बेटा जी उसको नहीं मार पा रही थी, क्लियर है। तो क्या हुआ, उसको सर्वाइवल एडवांटेज मिला डीएनए कॉपी होने से। पर ये बैक्टीरिया बहुत ही लल्लू है, उनके लिए हम दूसरी एंटीबायोटिक डिजाइन कर सकते हैं। अपना वेरिएशन स्टेबल है, स्लोली होता है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है और बाद में पूरी होल प्रोसेस से एक नई स्पीशीज को जनरेट करता है। इनके में वेरिएशन दिखता है इसलिए क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई है, क्लियर है। चलो बेटा अब फटाफट से अपन कर लेते हैं द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहला कौन सा है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का होता है फिजन। फिजन में क्या होता है, फिजन का मतलब होता है तोड़ना। अब एक को दो में तोड़ो तो बाइनरी फिजन, एक को बहुत सारे में तोड़ो तो मल्टीपल फिजन, क्लियर है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई गैमेट मैमेट की जरूरत नहीं है। ये कौन कौन शो करता है, बहुत सारे प्रोटोजोआ, जिसमें आपका एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बोलती है लिशमानिया। लिशमानिया एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजो अच्छा तो नहीं है, बीमारी कॉज करता है कालाजार, पर इसमें जो आपका मेथड ऑफ डिवीजन होता है बहुत डेफिनेट होता है। लिशमानिया जो है भले ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन शो करता है पर फिर भी इसका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा है इन सबसे कंपेयर करूँ तो। और आज ही कोई बच्ची मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ रही थी, उसको मैंने जवाब भी दिया है। तो इसका जो फिजन का प्लेन होता है वो डेफिनेट होता है, हमेशा वो वहीं से डिवाइड करेगा, ठीक है। जबकि अमीबा में डिसाइड नहीं होता, कहीं से भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम यूग्लिना, लिशमानिया, ठीक है, ये होते हैं आपके बाइनरी फिजन वाले। अमीबा भी बाइनरी फिजन वाला, ठीक है। तो बाइनरी फिजन का मतलब होता है जब आप एक से दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। सपोज दैट अमीबा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल। सबसे पहले आपको पता ही है कि जब भी आप सेल को डिवाइड करेंगे तो डीएनए कॉपी करेंगे, जिसमें एक कॉपी इस पे चले जाएगा, एक कॉपी इस पे चले जाएगा और साथ में सेल ऑर्गेनल्स को भी कॉपी करेंगे। सेल बीच में से इलोंगेट होगी, न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, बीच में एक धसाव बनेगा जिससे डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का, और सेल दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, क्लियर है। नेक्स्ट आप बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन जो है इट इज शोन बाय द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कॉजेज द मलेरिया। जब आपको फीमेल एनाफिलीज मच्छरनी काट देती है तो प्लाज्मोडियम आपके ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड में पहुंचते छुपते छुपाते वो कहाँ पहुंच जाता है, लीवर के अंदर। लीवर सेल्स के अंदर वो एक क्या बना लेता है, वो एक जैसे ये सेल है ना, मान लो ठीक, लीवर सेल के अंदर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये लीवर सेल के अंदर ये प्लाज्मोडियम अपना एक सिस्ट बना लेता है। सिस्ट के अंदर एक न्यूक्लियस पड़ा है, ये न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है और फिर ये न्यूक्लियस अपने चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना देता है। फिर ये सिस्ट बर्स्ट हो जाती है, बहुत सारे प्लाज्मोडियम निकल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक न्यूक्लियस से आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनाकर रिलीज किए। जबकि बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक न्यूक्लियस सिर्फ दो ही भागों में डिवाइड हो सकता था, यहाँ पर एक ही न्यूक्लियस बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बना दिया। दिस इज द मल्टीपल फिजन, एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। नाउ सेकंड मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जी, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट कर देना, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन जो होता है ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं एल्गीज, जिसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा की बॉडी में स्पाइरल शेप के एल्गी होते हैं। इसमें कोई इनकी हर सेल रीजनरेटिंग सेल होती है, ठीक है, हर सेल रीजनरेटिंग सेल होती है। इनको आप कहीं से भी तोड़ ताड़ दीजिए, वाटर करंट से घूमते फिरते रहते हैं, वाटर बह के आया, इनको तोड़ दिया, तोड़कर बहुत सारे टुकड़े हो गए, नया जो है हर फ्रेगमेंट जो है वो नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। तो इनका कोई ऐसा नहीं कि यहीं से काटेंगे तो नए बनेंगे, इट इज नॉट लाइक द रीजनरेशन। रीजनरेशन में स्पेशल प्लेन से कटते हैं, अगर वहाँ पर रीजनरेटिंग सेल्स होंगी तभी वहाँ से वो रीजनरेट होगा, और अगर नहीं हुई रीजनरेटिंग सेल तो नहीं रीजनरेट होगा। इनको आप कहीं से भी काटिए, इनके पास हर जगह रीजनरेटिंग सेल होती हैं और हर जगह से ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। इनके में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस ही शो करता है, सेक्सुअल में सिर्फ मियोसिस होता है। माइटोसिस मतलब एक से दो बराबर सेल, और मियोसिस का मतलब होता है एक से चार आधी आधी वाली सेल, हैप्लॉइड सेल्स, क्लियर है। नाउ
ये क्लियर है। पर ये सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स में हो सकता है और ये डिपेंड करता है कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल इसका बेहतरीन है, वो है स्पायरोगायरा। नाउ अब हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग जो होता है इसे हाइड्रा एंड ईस्ट शो करते हैं, क्लियर है। हाइड्रा एंड ईस्ट जो होते हैं बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है बडिंग के। ईस्ट एक फंगस है जो कि शराब बनाने में और केक बनाने में यूज़ होता है बेटा। हाइड्रा की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, देखो पेरेंट हाइड्रा में एक छोटा सा यहाँ पर क्या होती है सेल्स होती हैं, ये अपने आप को डिवाइड करने लगती हैं, फिर ये सेल और ज़्यादा होती जाती है। फिर ये बर्ड जो है भारी हो जाता है और जैसे वाटर करंट आता है, ये जब बर्ड बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है तो अपने आप नीचे गिर जाती है और रीजनरेट हो जाती है एक नए हाइड्रा में। क्लियर है, समझ में आई बात? नए हाइड्रा में रीजनरेट हो जाएगी। क्लियर है। सो पहला हमने क्या सीखा, फिजन। फिजन के दो टाइप, पहला बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी के एग्जांपल बताओ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और लेशमानिया। लेशमानिया मत भूलना, लेशमानिया कालाजार नाम की बीमारी फैलती है, इसको हम डमडम फीवर कहते हैं क्योंकि पहला पेशेंट जो है लेशमानिया का, कालाजार का, वो हमें डमडम एयरपोर्ट, डमडम एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ से मिला, इसको हम डमडम फीवर भी कहते हैं बेटा। अगला हमने क्या पढ़ा, फ्रैगमेंटेशन। मल्टीपल का हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा जो मलेरिया फैलाता है, फिर हमने फ्रैगमेंटेशन, स्पायरोगायरा, देन बडिंग, ईस्ट एंड हाइड्रा। एक छोटा सा बर्ड यहाँ से सेल डिवाइड होगी, बर्ड बड़ा होता जाएगा, जब बर्ड बहुत भारी हो जाएगा तो अपने आप पेरेंट से गिर जाएगा और नीचे जमीन जहां पर भी वो लगा हुआ है समंदर वमंदर में लगकर चिपक कर एक नया हाइड्रा बना लेगा। बस आगे बढ़े। ऐसा तो नहीं लग रहा मैम ये क्या चल रहा है, मैम ये क्या चल रहा है, इससे तो हम पढ़ते ही नहीं। बडिंग और फिजन में क्या अंतर होता है ये देख लीजिए। हमेशा ये याद रखिए कि पेरेंट परसिस्ट आफ्टर द डॉटर इंडिविजुअल हैड बर्ड ऑफ। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब पूरा बर्ड बन जाता है तो जब तक बर्ड पूरा नहीं बन जाता तब तक पेरेंट सेल उसको पकड़ के रखती है। यहाँ पर ये याद रखना, इवन बर्ड बन गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बर्ड दूसरा बन के रीजनरेट होता है तो पेरेंट मरेगा नहीं। इसमें क्या होता है कि जैसे ही सेल डिवाइड हुई, देखो पेरेंट इंडिविजुअल लॉसेस हिज आइडेंटिटी आफ्टर स्प्लिटिंग इनटू 2 मोर डॉटर सेल। अगर आपसे मैं बोलूं ये एक अमीबा है, ठीक है, ये एक अमीबा है, तो इसी के 2 टुकड़े हुए ना तो 2 अमीबा बना। तो आप क्या समझ रहे हैं मैम, हम इससे ये समझ रहे हैं कि 2 अमीबा बनने के बाद पेरेंट सेल की कोई आइडेंटिटी नहीं है। जबकि बर्डिंग में क्या हुआ था कि पेरेंट ने बर्ड बनाया और निकाल के फेंक दिया, पेरेंट जिंदा है, इसमें पेरेंट को ही 2 भागों में डिवाइड कर दे रहे हो। क्लियर है। यहाँ पर बर्ड स्लोली ग्रो होती है, अप्रोप्रिएट साइज होने के बाद जो है गिरती है। यहाँ पर क्या होती है, दोनों डॉटर सेल आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका जब तक देखो जब बर्ड गिरता है नीचे तो वो पेरेंट से छोटा होता है, जबकि पेरेंट तो था ही नहीं, से हमने पेरेंट को तो डिवाइड कर दिया इसके न्यूक्लियस को 2 में, एक न्यूक्लियस इधर एक न्यूक्लियस इधर। क्लियर है। ये बहुत रैपिड होता है, ये थोड़ा सा स्लो और ग्रेजुअल होता है। क्लियर है, समझ में आई बात। आगे बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके एक्टिविटीज़ में भी मैंने आपको सिखाया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है। बडिंग और फिजन में अंतर समझ में आया, फास्ट होता है। फिजन में पेरेंट सेल को ही हम डिवाइड कर देते हैं 2 में। बर्डिंग में पेरेंट सेल के ऊपर बर्ड बनाते हैं, बर्ड अलग कर देते हैं। बर्ड जो बनाई वो छोटी होती है पेरेंट से, पेरेंट्स जिंदा रहता है, बर्ड जो होती छोटी होती है, जबकि उसमें तो पेरेंट को ही लंबा करके 2 भागों में तोड़ दिया था ना। आगे बढ़ते हैं। स्पोर फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल इज राइजोपस। राइजोपस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर एयर में होते हैं, ठीक है, जहां पर भी मॉइस्ट कंडीशन उनको दिखती है वो लैंड हो जाते हैं और लैंड होने के बाद वो ऐसे जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट होने के बाद वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से सुनना, देखो हर चीज एक एक लाइन एक एक शब्द इस पॉकेट रिविजन में मैं क्लियर कर रही हूँ। शुभराम ज्यादा मजाक होड़ हल्ला नहीं कर पा रही है क्योंकि बहुत फास्ट चलना है मुझे, ठीक है। स्पोर एयर में होते हैं और ये जो स्पोर्स होते हैं ये आटे वाटे में गिर जाते हैं जहाँ पे भी जिनको खाना है, मॉइस्ट कंडीशन। उसके बाद ये स्पोर्स ग्रो होते हैं और ऐसा एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम, कुछ भी कह सकते हो। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होता है और चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन बना लेता है, मतलब स्पोर्स बना लेता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको डंडा दिख रहे हैं, ये जो डंडा वंडा दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो डंडा होता है इसको स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और ये जो अटैचमेंट होते हैं इनको हाइफा कहते हैं। हाइफा आर द अटैचिंग स्ट्रक्चर ऑफ दीज फंगस। ये एग्जाम्पल है राइजोपस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा? राइजोपस। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। स्पोर रिप्रोडक्शन कैसे करता है? स्पोर लैंड हुआ, स्पोर जर्मिनेट हुआ, ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना, उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस बार बार 100 बार डिवाइड होता है, धीरे से अपने चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना लेता है, ठीक है, सेल वॉल बना लेता है, बहुत सारे स्पोर्स बन के बैठे हुए। उसके बाद स्पोरेंजियम में लोड बढ़ेगा। स्पोरेंजियम मतलब वो सैक जिसके अंदर स्पोर बन रहा है, स्पोरेंजियम बूम, स्पोर्स बाहर और फिर से आटे में गिर जाते हैं न्यूट्रिशन खाने के लिए।
पर इन स्पोर्स को जर्मिनेट होने के लिए, पकड़े रहने के लिए हमें जिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो है हाइफी। तो आपके सवाल पूछा जाता है, बताइए राइजोपस में कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव है, कौन सा स्ट्रक्चर वेजिटेटिव है। तो वेजिटेटिव जिसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं, वो है हाइफी और माइसीलियम। ये पकड़ के रखते हैं, भैया तुम अपना काम करते रहो, अपन तेरे को पकड़ के रखें। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है आपका स्पोरेंजियम और स्पोर्स, तो ये लिख के आना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना। अब आया रीजनरेशन। बहुत सारा बच्चा को प्रॉब्लम है इसमें, बहुत सारा बच्चा। फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में अंतर ही होता है कि फ्रैगमेंटेशन जो भी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं बहुत ही लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, रीजनरेशन जो भी ऑर्गेनिज्म शो करते हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। समझ में आ रही बात? तो रीजनरेशन शो करने वाले ऑर्गेनिज्म का, इवन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल फिजन विजन से रिप्रोडक्शन कर भी नहीं सकते, यूनिसेलुलर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, इनकी बॉडी में बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन। प्लेनेरिया इज़ अ वेरी स्पेशल डिज़ाइंड, हैव वेरी स्पेशल डिज़ाइन बॉडी। इनके बॉडी में स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, और अगर ये वहाँ से कट गए तो वो सेल रीजनरेट होंगी और नया बॉडी पार्ट बना लेंगी। अब प्लेनेरिया के पास जगह जगह पर रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं, इसलिए हम ये कहते हैं प्लेनेरिया को कहीं से भी काटो तो वो रीजनरेट हो जाता है। पर अगर आप छिपकली की पूंछ को काटोगे तो सिर्फ पूंछ ही रीजनरेट होगी, उसकी मुंडी काट दोगे तो नहीं रीजनरेट होगी। अब आपके एनसीईआरटी में एक सवाल लिखा हुआ है, मेरे लल्ला ध्यान से सुनो एवरीबॉडी। अब आपके एनसीईआरटी ये सवाल बोलती है कि आप हमको ये बताइए कि रीजनरेशन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रीजनरेट क्यों नहीं होता, या रीजनरेशन से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाते। हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी है, हमारी बॉडी के हर पार्ट का जो वर्किंग मैकेनिज्म है, सेल डिवीजन मैकेनिज्म है, रीजनरेशन मैकेनिज्म है, वो अलग अलग होता है। हो सकता है, देखो बेटा, हमारी लीवर की सेल रीजनरेट होती है, स्किन की सेल रीजनरेट होती है क्योंकि उनके पास रीजनरेशन का पार है। पर अगर मैं बोलूं नेफ्रॉन और न्यूरॉन को आप रीजनरेट कर दो तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव रीजनरेशन पावर। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, तो एक सेल जो है फिजन से रिप्रोड्यूस हो गई, अब उसके आगे उसमें थोड़ी अलग अलग सेल की अलग अलग काम करी। पर हमारे में है ना, हमारी बॉडी में हर जगह सेल डिवीजन का प्रोसेस, टाइमिंग, ये सब अलग अलग हो सकता है। कुछ डिवाइड होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ ज़्यादा टाइम लेंगी, कुछ कम टाइम लेंगी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब एक ही टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम रीजनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का जो टाइमिंग होता है, फिनोमिना होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो अलग अलग होता है, बिकॉज दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे, रिप्रोडक्शन का प्रॉपर्टी उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो एसेक्सुअल इज अ सिंपलेस्ट मेथड, सेक्सुअल मेथड इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड। क्लियर? रीजनरेशन से हम रीजनरेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी में हर सेल के पास रीजनरेशन का प्रॉपर्टी नहीं है कि शिप्रा मैम को काट डाले और नई शिप्रा मैम बन गई। उनका स्किन आप काट डालोगे तो नई स्किन बन जाएगी, छिपकली की पूंछ काट दोगे तो नई छिपकली की पूंछ बन जाएगी। पर अगर मैं बोलूँ छिपकली का भरता बना दूँ और नया छिपकली बन जाए तो नहीं बन जाए, जबकि स्पायरोगायरा में प्रॉपर्टी है कि इसको कहीं से भी काटिए तो नया बन जाएगा। तो जिस जगह पर रीजनरेटिंग सेल्स होती हैं वहीं से रीजनरेशन होता है। बेसिकली रीजनरेशन इज नॉट एग्जैक्टली द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर प्लेनेरिया को इन जगहों से काटोगे तो नया प्लेनेरिया बन जाएगा। लोग ऐसा कहते हैं कि प्लेनेरिया को कहीं से भी काटो, बिकॉज इनके पास बहुत जगहों पे जो है रीजनरेशन वाली सेल्स हैं, पर छिपकली को काटोगे तो नहीं बनेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में एक बहुत बड़ा अंतर है स्पेसिफिसिटी का। फ्रैगमेंटेशन में हर जगह पे ऑर्गेनिज्म के पास रीजनरेटिंग सेल, उनको कहीं से भी काटो, इनके पास स्पेसिफिक जगहों पर ही है, इसलिए ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है ज़्यादा। क्लियर है? समझ में आई बात? इट इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इट इज़ नोन एज प्रोसेस दैट मेक इकोसिस्टम रीसेलिएंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्बेंस और डैमेज। मतलब डैमेज कभी भी, डैमेज की भरपाई करता है ये वाला रिप्रोडक्शन। क्लियर है? रीजनरेशन हमेशा स्पेशलाइज सेल से ही होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? तो हम एसेक्सुअल नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल। कुछ सेल डिवाइड हो भी सकती, कुछ नहीं भी हो सकती। कुछ के डिवीजन करने का तरीका तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये कह सकते टाइमिंग्स अलग अलग हो सकती है। जितनी कम नंबर ऑफ सेल्स होंगी, ठीक है, उतना ज़्यादा सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। हम एसेक्सुअल से नहीं कर सकते क्योंकि हमारी हर सेल का टाइमिंग जो है वो अलग अलग है। हमारा हर सेल अलग अलग प्रकार से, तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, पर ये है प्लांट्स में। वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है? सो एनी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने मेंटी क्विज में ये सवाल पूछा भी था कि आप मुझे बताइए कि कौन सा पार्ट वेजिटेटिवली प्रोपगेट हो सकता है। तो याद रखना कि फ्लावर और सीड ये दोनों वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो आप किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट छोड़कर लीव से, स्टेम से, रूट से अगर नया प्लांट बना दे रहे हैं तो इट इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है? सो यू कैन यूज स्टेम, यू कैन यूज लीफ, यू कैन यूज रूट,
rather than flower or seed. So if you are using the non-reproductive part of the plant and making new plant, this process is called as vegetative propagation. जिस पार्ट को आप यूज कर रहे हो लल्ला मेरे बच्चों, मेरी आंखों के तारों, घबराओ नहीं, बिल्कुल ध्यान से देखना। जिसको लग रहा है शिप्रा मैम हो रही है, थोड़ा सा स्पीड धीरे कर लेना। जिस पार्ट को आप यूज कर रहे हो लल्ला, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। क्या कहते हैं बेटा मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। सपोज दैट आप स्टेम यूज कर रहे हो तो प्रोपेग्यूल आपका स्टेम हो गया। क्लियर है? तो ये ग्राफ्टिंग का मेथड दिखाया दे रहा है। अलग अलग प्रकार के हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपगेशन होते हैं, जैसे कि आपका दो प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। क्लियर है? ये सब हम वन शॉट रिवीजन में पढ़ चुके हैं। इट इज अ क्विक रिवीजन, इसलिए बात कर रही हूँ जितना जितना एनसीईआरटी में दिया। नेचुरल में क्या होता है कि मान लीजिए हम रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो स्वीट पोटैटो रूट का एग्जांपल है। स्वीट पोटैटो को कट करो, जाके जमीन में डाल दो, स्वीट पोटैटो अपने आप को ग्रो कर लेगा और बहुत सारा स्वीट पोटैटो बना लेगा। क्लियर है? और ये एक स्वीट पोटैटो से बहुत सारे स्वीट पोटैटो बने तो प्रोपेग्यूल क्या हो गया? रूट्स। तो स्वीट पोटैटो जो आप खा रहे हो वो एक जड़ है। क्लियर है? जैसे पोटैटो है, पोटैटो को कट करो, जमीन में डाल दो तो एक नया प्लांट बन जाता है। तो पोटैटो जो होती है वो एक स्टेम होती है। तो स्टेम से आप बहुत सारे आलू बनाए कि नहीं बनाए? तो स्टेम एक प्रोपेग्यूल है। क्लियर है? तो इसी तरीके से ब्रायोफिलम की लीव्स होती है, कैलेनकोई की लीव्स होती हैं। तो आप इसमें क्या करते हैं? ब्रायोफिलम, मैंने सब क्वेश्चन कराया। ब्रायोफिलम के होते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, ये कि बस स्वीट पोटैटो कहीं भी पड़ा हो, नया स्वीट पोटैटो बहुत सारे बन जाते हैं। तो रूट जो है वो प्रोपोगेट कर रही है, अपना नंबर बढ़ा रही है, और रूट ही है क्या? आपका स्वीट पोटैटो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो नेचुरल जो है वो रूट से हो सकता है, वो स्टेम से हो सकता है, और लीफ से हो सकता है। लीफ का एग्जाम्पल है बेटा ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की पत्तियां हर कहीं आपको लगी हुई दिखाई देंगी। उनके किनारों पर मार्जिन के एंड पे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। इस बर्ड्स पे आपको छोटी छोटी पत्तियां लगी दिखाई देंगी। थोड़े समय के बाद हो सकता है कि उसमें छोटी छोटी सी रूट्स जनरेट हो जाए और वो प्लांट फिर नीचे गिर जाता है और नया ब्रायोफिलम का ट्री बना लेता है। तो लीफ ने अपने ऊपर एक छोटू सा बर्ड बनाया जो कि छोटा प्लांटलेट टाइप का होता है। प्लांट नहीं पर छोटू सा बर्ड होता है। ये बर्ड नीचे गिर जाता है और नया प्लांट बना लेता है। तो लीफ ने नया प्लांट बनाने का काम किया। तो प्रोपेग्यूल कौन हुआ? लीफ। ठीक है? रूट, स्टेम, लीफ, ये वो नेचुरल, आपको कुछ नहीं करना। ब्रायोफिलम लगा अपने आप रिप्रोडक्शन करता रहता है। आर्टिफिशियल में अलग अलग मेथड है, जैसे कि कटिंग। रोज के प्लांट को आप कट करते हैं, नया रोज का प्लांट लगा लेते हैं तो नया रोज का प्लांट आ जाता है कि नहीं जाता? तो ये होता है कटिंग। दूसरा होता है ग्राफ्टिंग। सो दिस इज द मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग। लुक एट दिस, एवरीबॉडी लुक एट दिस। ठीक है? तो आपको ऐसा काटना है अपना प्लांट। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्या बोल रही हूँ मैं। एक होता है स्टॉक, एक होता है स्कियोन। तो इस पर अगर तुम्हें ग्राफ्ट करना है तो ये है बेटा जी, लल्ला जी, नन्नो जी, मुन्नो जी, ये है आपका स्टॉक, और इसके ऊपर आपको लगाना है स्कियोन। ठीक है? उसके बाद देखो ये आदमी क्या कर रहा है, पन्नी से इसको बांध रहा है। ठीक है? पहले काटा, देखो कैसे काटा, ऐसे मैंने काटा, उसके ऊपर लगाया, पन्नी से बांधा, इसको अपना न्यूट्रिएंट मिनरल सब देता रहा। कुछ समय के बाद जब ये निकालेगा तो ये दोनों एक ही पार्ट बन जाएंगे, एक ही प्लांट के। पर कटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं तो ग्राफ्ट नहीं होता। पर ग्राफ्ट हमेशा सेम फैमिलीज के बीच में हो सकता है। ये नहीं होता केला उगा ले देना है हमको संतरा के पेड़ पे, नहीं रे, ऐसा नहीं करना है। मौसम्बी, संतरा, मौसम्बी, नींबू, ये सब भाई बहन, इनका कर सकते हो आप। ठीक है? ये याद रखना। क्लियर? फिर उसके बाद होती है अपनी लेयरिंग। ठीक है? लेयरिंग में अपन क्या करते हैं? लेयरिंग होती है हमेशा सॉफ्ट स्टेम वालों में। क्लियर है? अगर आप ये सोचो कि आम के पेड़ में लेयरिंग करने जाऊंगा तो नहीं होगी। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ब्रांच लेते हैं, इसको जमीन के नीचे अपन ऐसे दबा देते हैं। क्लियर है? फिर इसमें क्या निकलने लगती है? रूट निकलने लगती है। फिर बेटा जी हमको क्या करना है, ध्यान सुनो, फिर इसको यहाँ से अपने को कट कर देना है। क्लियर? यहाँ से आपको कट कर देना है। तो क्या हो गया बताओ मुझे? तो मैम ये एक प्लांट हो गया और ये तो अपना एक प्लांट था ही। तो लेयरिंग एक ऐसे मेथड, जैसे ग्रेप्स हो गया, जैस्मिन हो गया, इनमें लेयरिंग बहुत अच्छी होती है। तो आपने स्टेम लिया, जमीन के नीचे गाड़ा, थोड़ी देर के बाद रूट आ गई, यहाँ से कट कर दीजिए, आपके दो प्लांट बन गए। तो ये हुआ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो वी नेचुरली अपने आप प्लांट कर लेता है, नया प्लांट बना लेता है फ्रॉम द स्टेम, फ्रॉम द रूट, फ्रॉम द लीफ। और आर्टिफिशियल मेथड से लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड द कटिंग। क्लियर है? नाउ एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखते हैं। ये बहुत ही फास्ट, मतलब इसमें आपको ज़्यादा अकल नहीं लगाना फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। हमको पता है कि जो है हमने एक्सीडेंटली इनको ग्राफ्ट कराया है, तो इनका एक्सीडेंटली, सॉरी बोल रही हूँ, जानबूझ के ग्राफ्ट कराया है, तो उसमें फ्रूट्स तो आएंगे। अच्छा, फ्रूट्स इसमें ज़्यादा आते हैं क्योंकि सीड का कोई लोचर नहीं, कोई लफड़ा नहीं कि सीड बनेगा फिर वो फ्रूट बनेगा, इतना टाइम नहीं। सीड मतलब इंश्योर फ्रूट आएगा इसमें। क्लियर है? ये हमेशा सस्ता होता है। ठीक है? और कोई इसमें रिस्क के चांसेस कम होते हैं। क्लियर है? समझ में आ गई बात? नाउ इसका डिसएडवांटेज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है? इसका ये एडवांटेज चल रहा है, इसमें हमेशा क्वालिटी मेंटेन होती है। ठीक है? और जो प्लांट कभी भी सीड नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे लल्ला मेरे बच्चों, उनको इस मेथड से हम बच्चे पैदा करवा सकते हैं, मतलब
फ्रूट्स पैदा करा सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर किसी एक प्लांट को बीमारी हो गई तो जनरेशन टू जनरेशन कैरी हो सकती है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। दिस इज द लास्ट मेथड। रॉकेट रिवीजन जो हमने किया उसमें सारे क्वेश्चन आपको कराए। अब पॉकेट रिवीजन में रिवीजन बहुत फास्ट होगा, मैंने पहले ही आपको कहा था। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर भी एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही पार्ट है, जिसमें एक सेल से पूरा प्लांट बना लेते हैं। सबसे पहले आप एक सेल लाइए, इसको लैब में एक मीडियम में ले जाइए, सेल जो है रिप्रोड्यूस करने लगेगी। मीडियम और लैब क्यों चाहिए? क्योंकि उनको वही कंडीशन चाहिए जो उसको बाहर मिलती है, क्लियर है। फिर ये डिवीजन करने लगेगा सेल, इसको हम कहते हैं कैलस, द ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब कि अभी हमको पता नहीं है कि कौन लीफ है, कौन जो है तो पेड़ है, कौन तना है, कौन जड़ है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड लीफ है, लीफ बोल रही सेल्स है, ठीक है। इनको हम कहते हैं कैलस। कैलस को फिर नए पेटेड डिश में लाइए, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, ठीक है। प्लांटलेट मतलब छोटा सा लीफ, छोटी सी रूट दिखाई देगी और उसके बाद इसको ले जाकर अपने प्लांट में, गमले में जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि एक सेल से आपने पूरा, ठीक है, आपने एक सेल से, ठीक है, सबसे पहले सेल लीजिए, उसके बाद कैलस बनेगा, मास ऑफ सेल, फिर उससे छोटा प्लांटलेट बनेगा और उसके बाद मैच्योर प्लांट बनेगा। दिस इज द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बहुत फास्ट होता है और इसमें हमेशा आप मेंटेन कर रहे हैं ना कंडीशन लैब के अंदर, तो डिजीज नहीं होती प्लांट को, क्लियर है। समझ में आ गई बात। तो एक सेल से आपने पूरा पूरा प्लांट, मेरे लल्ला मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, मेरे चांद धूम तना नहीं होना चाहिए, चलो जनरेट कर लिया। दिस इज द टिश्यू कल्चर। सो वी हैव डन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्लियर है। नेचुरल का क्या क्या सिखाया मैंने आपको? नेचुरल का सिखाया मैंने आपको बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीफ। स्टेम का एग्जांपल आलू, रूट का एग्जांपल स्वीट पोटैटो, लीफ का एग्जांपल ब्रायोफिलम, क्लियर है। समझ में आ गई बात? इतनी कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना? अगली बात समझते हैं अपन, ठीक है। चलो अब फिर आर्टिफिशियल का क्या सिखाया? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि डीएनए जो होता है, डीएनए कंटेनिंग रीएस्टैब्लिशमेंट इन न्यू जनरेशन। अब आपको ये सीखना है कि हर सेल के पास 46 कैसे हो जाते हैं क्रोमोसोम। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, देखो ध्यान से। एग जो होता है, एग एक हैप्लॉइड सेल है बेटा, इसके पास कभी जिंदगी में कभी 23 से ज़्यादा क्रोमोसोम नहीं हो सकते। ऐसे ही स्पर्म भी एक हैप्लॉइड सेल है, 23 से ज़्यादा क्रोमोसोम नहीं हो सकते। 23 कैसे बने हैं? ये बने हैं किस डिवीजन से? मियोसिस। क्योंकि पॉकेट रिवीजन है तो डिटेल में नहीं बात करूंगी, वन शॉट रिवीजन में डिटेल में बात की है। और स्पर्म भी कैसे बना है? मियोसिस से। तो ये याद रखना, कान खोल के सुन लो, अपने जो है मुंडा में घुसा लो कि मियोसिस से ही स्पर्म एंड ओवा बनते हैं। फिर इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और बनता है जाइगोट। जाइगोट के पास अब कितने सेल हुए? 46 बेटा। अब जो डिवीजन चलेगा वो है माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब एक 46 सेल से जितनी सेल्स बनेगी लल्ला वो सब 46 वाली होंगी। तो माइटोसिस डिवीजन से आपके पूरे बॉडी में 46 वाली सेल्स बनती हैं। किसी की भी सेल बात कर लो स्पर्म एंड ओवा में, सबके पास 46 सेल होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। स्पर्म एंड ओवा के पास मैम 23 क्यों हुई? ड्यू टू मियोसिस, क्लियर है। चलिए अब अपन बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। चलिए, कुछ प्लांट्स होते हैं यूनिसेक्सुअल, कुछ प्लांट होते हैं बाइसेक्सुअल। ये क्यों बोला मैंने? ठीक है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, स्पेलिंग गलत लिख दी है इसने। ओके, सो एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसके सीड के ऊपर फ्रूट बनता है, क्लियर है। अब कुछ हो सकते हैं जिनमें मेल और फीमेल एक ही में हो, किस में अलग अलग, जैसे पपाया तू बता, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गए, इनमें क्या होता है? मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, ठीक है। जैसे वाटरमेलन हो गया, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, क्लियर। आगे बात करते हैं, ठीक। अब उसके बाद आपको इसमें आई डोंट थिंक सो इसमें माथा खपाने की जरूरत है। ये है वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर। ग्रीन वाले पार्ट को हम कहते हैं सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल मैंने क्या सिखाया था? कैलेक्स, ठीक है, कैलेक्स सिखाया था। फिर ये सुंदर पंखुड़ियाँ, इसको ये कोरोला में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। ग्रुप ऑफ कलरफुल पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं? कोरोला, ठीक है। और कलरफुल पंखुड़ियों को पेटल्स कहा जाता है, क्लियर है। उसके बाद ये जो डंडा दिख रहे हैं, ठीक है, इसको किस कलर से लिखूं यार? ये जो डंडा आपको दिख रहा है बेटा, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर ये जो दिख रहा है बाइलोब्ड, इसको कहते हैं एंथर, ठीक है। एंथर और फिलामेंट को एक साथ क्या कहा जाता है बेटा? स्टेमेन, क्लियर है। ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स को एंड्रोशियम भी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट इज व्हाट, उसके बाद हम बात करेंगे ओके नाउ स्टेमन हो गया, डन। और उसके बाद ये देखो फीमेल पार्ट, फीमेल की मोटी होती है ओवरी, फिर डंडा स्टाइल, ऊपर स्टिग्मा जिसपे पोलन ग्रेन लैंड होगा। इसके ग्रुप को हम कहते हैं कार्पल, गाइनोशियम भी कह सकते हैं, क्लियर। एंड्रोशियम मेल पार्ट, गाइनोशियम फीमेल पार्ट। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब अपन बात करते हैं प्लांट के पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की, क्लियर है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग।
देखो जब भी हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, ठीक है, तो भैया अब सब प्लांट रेडी है, कोई टेंशन नहीं है। अब जो है पोलन ग्रेन उसके ऊपर लैंड करने वाले हैं। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो दो तरीके से लैंड हो सकते हैं, या तो कोई जानवर, कोई इंसान, कोई मच्छर मक्खी उसके ऊपर अपने पैरों पे लाए और जाके पोलन ग्रेन को रिलीज कर दे, या तो हवा से उड़ता जाए पोलन ग्रेन हमारा और फिर पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे लैंड हो जाए, या तो पानी से बहता हुआ आ जाए, या तो किसी भी तरीके से। तो अगर आपका पोलन ग्रेन किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आ रहा है तो इसे हम कहते हैं एबायोटिक पॉलिनेशन, या ठीक है एबायोटिक फैक्टर से होने वाला पॉलिनेशन, या कोई इंसेक्ट ला रहा है, कोई जानवर ला रहा है तो इसे कहते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो पॉलिनेशन सबसे पहले होगा जिसमें पोलन ग्रेन लैंड होंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप पॉलिनेशन लिखा, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। दो प्रकार का पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है, एबायोटिक और बायोटिक, और दो तरीके से हो सकता है और दो टाइप का होता है। टाइप होता है क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि मान लो दो फ्लावर हैं, मुन्नू और चुन्नू, मुन्नू का पोलन ग्रेन चुन्नू के पास चला जाए, दिस इज द क्रॉस पॉलिनेशन। पर मुन्नू का पोलन ग्रेन मुन्नू के ही फ्लावर के ओवरी के पास चला जाए तो दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है, अगर दो डिफरेंट फ्लावर एक ही प्लांट के हैं तो भी ये क्रॉस पॉलिनेशन ही है। इसको हम ज़ाइटोनोगैमी कहते हैं, पर आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो ये स्टिग्मा लिखा है, क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। पोलन ट्यूब, जब उसके बाद पोलन ग्रेन लैंड हो गया, अब ओवरी बुला रही, आजा स्वामी मेरे पास, मैं हूँ इधर, तू कहाँ जा रहा है। उसके बाद स्टिग्मा से जर्मिनेट होगी पोलन ट्यूब। अब पोलन ट्यूब अंदर चली जा रही है और ये है बेटा जी आपका बैठा हुआ है ओवरी के अंदर ये पूरी कहानी जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं बेटा, ओव्यूल। अब ओव्यूल के इस एंड से पोलन ट्यूब घुसी, ठीक है, पहले मैं ये वाला डायग्राम दिखा दूं ताकि मेरे लल्ला लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। सो यहाँ पे पॉलिनेशन हुआ और यहाँ पर जो है वेयर इज द पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री ली। क्लियर है, अब पोलन ट्यूब जब एंट्री लेती है तो उसके अंदर क्या है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ पोलन ट्यूब में। क्लियर है, अब इस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट हैं। वन मेल गैमीट इज दिस, mg लिख रही हूँ, mg हेक्टर नहीं, और दूसरा मेल गैमीट ये। अब हम इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम वन शॉर्ट रिवीजन में बात कर चुके हैं। अब हमको दूसरे मेल गैमीट से भाड़ में गया डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन, हमको कोई लेना देना नहीं है। जिसको जानना है क्या है, वन शॉर्ट रिवीजन में प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, आप देख सकते हो। दुनियादारी के 4500 सेशन जो लगाए हैं मैंने, उसमें हर सेशन में डिस्कशन होता है। पर अभी हमको ये देखो दो मेल गैमीट दिखाई दे रहे हो, यहाँ पर एक मोटी सी सेल दिखाई दे रही है, लुक एट दिस, इसको हम कहते हैं एक्सेल। मेल गैमीट जाकर एक्सेल से फ्यूज हो जाता है, तो भैया स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज होता है, यहाँ पर मेल पोलन गैमीट आपके एक्सेल से फ्यूज हो गया। एक्सेल से फ्यूज हो गया तो क्या बना बताओ, जाइगोट बना। यही जाइगोट डिवाइड होगा तो क्या बनेगा बच्चों बताओ, यही जाइगोट जब मैम डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, एम्ब्रियो बनाएगा कि नहीं बनाएगा, चलो इसी डायग्राम से मैं आपको और समझाती हूँ। इसके अंदर अब इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो बन के बैठा हुआ है, थोड़ा सा बनाती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब ये है हमारा ओव्यूल, क्लियर, ये है हमारा ओव्यूल। थोड़ा और अच्छे से बनाओ क्या लल्ला, चलो और अच्छे से बनाती हूँ, तुमको और अच्छे से थोड़ा समझाती हूँ, ठीक है। देखो अब जाइगोट बन के बैठा हुआ है, तो ये है ओवरी, ठीक है, ये है स्टाइल स्टिग्मा जो भी व्हाटएवर द थिंग इज, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका ओव्यूल, ठीक है, दिस इज द ओव्यूल, ठीक है। और उसके अंदर बैठा हुआ है ये हमारा एम्ब्रियो, ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो, क्लियर। और ये है हमारी ओवरी, क्लियर। कुछ समय के बाद अब ये क्या होगा पता है, इसमें जो पत्तियां वत्तियां लगेंगी सब झड़ जाएंगी, सब झड़ जाएगा, ये सूख साख जाएगा सब। अब सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर बचा हुआ है, क्लियर। अब ये जो ओवरी है यही फूल कर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। और ये जो एम्ब्रियो जो ओव्यूल के अंदर है इसको हम कहते हैं सीड, मतलब ओव्यूल जो है अब ये क्या हो गया है, सीड, क्या हो गया, सीड। तो अगर आपसे कोई ये वर्ड पूछे कि शिप्रा मैम या शिप्रा मैम की संतानों फर्टिलाइज ओव्यूल को क्या कहते हैं, तो सीधा मुंह खोलना सीड। फर्टिलाइज ओवरी को क्या कहते हैं, तो सीधा बोलना फ्रूट, ठीक है। वहां मेरी नाक अगर कटवाए तो भरता बना दूंगी तुम्हारा मैं, क्लियर है, डन। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डन हो गई इतनी बात, पॉकेट में रिवीजन है, कर लेंगे पूरा आज, ठीक। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा बताओ, ओव्यूल के अंदर क्या पड़ा है, एम्ब्रियो। अब जैसे ही इस ओव्यूल मतलब अब सीड बन चुका हो, जैसे आप क्या करोगे उसको फेंकोगे जमीन में तो उससे जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। अब जर्मिनेशन होगा तो उसके पहले सीड का स्ट्रक्चर देखो, ये है एक चना, ठीक है, चना, थोथा चना बाजे घना, क्लियर। ये एक चना है, चना में आपको एक छोटा सा छेद दिखता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, जहाँ से पोलन ट्यूब पहले एंट्री हो रही थी, हवा पानी के लिए होता है ये।
जब हम इसको खोल देते हैं तो यहाँ पर आप देखो कॉटिलिडन होते हैं, ठीक है। ये देखो एक ऐसा आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। नीचे वाले को हम कहते हैं रेडिकल। रेडिकल से लल्ला मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारे, रेडिकल मतलब रूट, ठीक है। और प्लूम्यूल का मतलब होता है शूट। तो ये जो सीड का नीचे वाला हिस्सा है ना, इससे बनता है रूट और ऊपर वाले हिस्से से बनता है शूट, बस इतना याद रखना। तो मैडम ये जो पंख बने हैं इसका क्या काम है बेटा? जर्मिनेट। ये एम्ब्रियो है ना, ये एम्ब्रियो है सेंटर पे, एम्ब्रियो एम्ब्रियो एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का ऊपर वाला पार्ट शूट, नीचे वाला पार्ट रूट। इसको न्यूट्रिशन कौन देगा? कॉटिलिडन। कितने कॉटिलिडन? 1 और 2। तो कौन सा सीड है? डाइकॉट। अगर एक होता है तो मोनोकॉट। क्लियर? आइए, ठीक है, क्लियर है, डन है, समझ में आ गई बात? प्लांट खत्म। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पॉकेट रिवीजन इतना ही फास्ट चलेगा, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम बात करते हैं कि कब से लोगों को जो है बच्चा पैदा करने की एबिलिटी मिल जाती है। मैम जब से प्यूबर्टी आ जाती है। प्यूबर्टी कब आ जाती है? करीब 13 से 14 साल में लड़कों में और करीब 10 से 12 साल में लड़कियों में प्यूबर्टी डन हो जाती है। क्लियर? प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी वो एज है जिसमें जो आपके रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होते हैं और बॉडी में चेंजेस होते हैं, वो सब रिप्रोडक्टिव टिश्यूज मैच्योर होते हैं और बॉडी में चेंजेस होते हैं। क्लियर है? समझ में आई बात? और रिप्रोडक्टिव टिश्यू जो है फंक्शनल हो रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है प्लीज रुक जाओ मैम, नहीं रुक सकती हूँ, क्योंकि रुकना नहीं है, अपने को चलते रहना है। प्यूबर्टी के बाद हमको क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं? प्यूबर्टी में जो सबसे बड़े 2 हार्मोन्स चेंजेस के लिए होते हैं वो होते हैं टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन इन द मेल जो कि रिलीज होता है टेस्टिस से बेटा, ठीक है, और ईस्ट्रोजन जो कि रिलीज होता है फीमेल्स में ओवरी में। ये दोनों हार्मोन मेल और फीमेल में रिस्पॉन्सिबल हैं चेंजेस के लिए, ठीक है। अब चेंजेस क्या होते हैं? पुरुषों का कंधा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, आर्म पेट्स में बाल आने लगते हैं, दाढ़ी में बाल आने लगते हैं, एडम्स एप्पल गिच्ची गिच गिच गिच, तो आवाज़ निकल जाती है और ऐसे हो जाती है, अब साले गरम मसाले, ऐसी आवाज़ आने लगती है, ठीक है। आपकी लो पिच वॉइस हो जाती है। क्लियर? जेनाइटल ऑर्गन मेल पेनिस में इनलार्जमेंट वगैरह होने लग जाता है, ठीक है। टेस्टिस बढ़ जाते हैं, ठीक, ओके। फैट डिपोजिशन हो जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, ऑयली स्किन हो जाने लगती है। क्लियर? जेनाइटल ऑर्गन में बाल आने लगते हैं। फीमेल में बात करें, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, इनकी भी मस्कुलर ग्रोथ होती है, कमर चौड़ी होने लगती है, क्योंकि यूट्रस में अगर मान लो प्रेग्नेंट हो गया, हालांकि नहीं होते पर बॉडी अपने आप को प्रिपेयर तो करती है, यूट्रस बड़ा होने लगता है। जेनाइटल ऑर्गन में, वजाइना वगैरह में बाल आने लगते हैं। फीमेल्स का जो थाइस होता है वो चौड़ा होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे फैट डिपोजिशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होने लगता है उस समय पे। इनका भी एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है प्यूबर्टी के टाइम, और ऐसी हो जाती है। हालांकि मैं तो बोल बोल के आवाज़ भैंसों सरीके हो गई मेरी, पर होती कैसे? और लड़कों की तो ऐसी हो जाती है। क्लियर? मैं हर बार एग्जांपल बताती हूँ। स्कूल से गए थे 9th क्लास में तो ऐसी थी, हाय मैम, और आए तो हाय मैम, क्या हाल चाल है, ऐसी हो जाती है आवाज़ लड़कों की। लड़कियों की तो कहना ही क्या। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ मेल और फीमेल को मैं आपको धड़ाक से रिप्रोडक्शन को समझाती हूँ आपके एक डायग्राम के साथ। हालांकि मैं कई बार ये डायग्राम बना चुकी हूँ, पर ठीक है फिर से बना देती हूँ। आइए एक फटाक से रिप्रोडक्शन से समझ ले। ये है टेस्टिस, क्लियर? दिस इज द टेस्टिस, स्क्रॉटल सैक, सॉरी, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बनाती हूँ यार। दिमाग से एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और सारी चीज़ें जो है समझा दूंगी, ठीक। दिस इज द स्क्रॉटल सैक, दिस इज द टेस्टिस। क्लियर है? समझ में आई बात? दिस इज द टेस्टिस। क्लियर? ओके, अब स्क्रॉटल सैक से यहाँ से हम बना रहे हैं मेल पेनिस एम, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि बन जाए, पर ठीक है, ना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बना दिया, ठीक। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब क्या होता है कि टेस्टिस के बैक से, नाउ लिसन टू मी, टेस्टिस है ना, टेस्टिस पे क्या बनाता है? स्पर्म। तो टेस्टिस के बैक से एक ट्यूब ऊपर की ओर जा रही है, लुक एट दिस, टेस्टिस के ऊपर से एक ट्यूब जा रही है, एब्डोमिनल कैविटी मतलब पेट की ओर इस तरीके से जा रही है। क्लियर है? इसको हम वासा डिफरेंशिया ये स्पर्म डक्ट कहते हैं, जो कि स्पर्म लेके ऊपर जा रही है। क्लियर है? फिर यहाँ पर क्या होता है बेटा जी? यहाँ पर होता है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका? यूरिनरी ब्लैडर। हाँ मैम, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। आ जाइए और बात करते हैं। और यहाँ पर होती है यूरेटर। यहाँ पर क्या होती है? यूरेटर। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से होती है आपकी यूरेटर, ठीक है। अब यूरिन यहाँ पे भरा जा रहा है, यहाँ से स्पर्म डक्ट आई जा रही है। स्पर्म डक्ट बोल रही है मुझे भी ले चलो यार। मेल्स में ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मेल्स में कोई डिफरेंट पाथवे नहीं है। जहाँ से सूसू होती है वहीं से सीमेन भी बाहर निकलता है। मैम सीमेन क्या होता है? स्पर्म प्लस जितना भी लिक्विड मेल बॉडी बना रही है उसको हम कहते हैं सीमेन। तो यहाँ पर क्या है? स्पर्म चलते हुए आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है स्पर्म डक्ट। इस डक्ट का नाम है स्पर्म डक्ट। और ये है बेटा यूरेटर, ये है यूरेटर, ये है यूरिनरी ब्लैडर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पर मैं धड़ाधड़ कोशिश कर रही हूँ कि पॉकेट रिवीजन में आपको सब बता दूँ, ठीक है। उसके बाद जो है आपका स्पर्म जो है यहाँ पर आके कलेक्ट हो गया, ठीक है। ओके ओके, डन है। पर यहाँ पर ये कहा गया कि अब आ ही गए हो तो थोड़ा सा हमारा सामान भी लेते ही चलो।
क्लियर। तो यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं सेमाइनल वेजाइकल। तो सेमाइनल वेजाइकल भी अपना सिक्रीशन इसमें मिला देती है, क्लियर। सेमाइनल वेजाइकल भी अपना सिक्रीशन यहाँ पे मिला दिया, क्लियर। चलो सब खुश हो गए। अब ये जो चीज़ बनी हुई है ये निकल रही है यहाँ से, ठीक। ये स्पर्म मिल गया, सेमाइनल वेजाइकल यहाँ पे लिख देती हूँ, सेमाइनल वेजाइकल ये है सेमाइनल वेजाइकल, ये अपना सिक्रीशन इसमें मिला दिया, क्लियर। तो यहाँ से स्पर्म आ गया, यहाँ से सेमाइनल वेजाइकल आ गया। अब यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा, कहाँ लिखूँ यार, यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड बोलती जा ही रहे हो तो मेरा भी लेते जाओ। तो यहाँ पे स्पर्म आ ही रहा था तो सेमाइनल वेजाइकल ने बोला ओ हैव सम जो है तो मेरा फ्लूइड, ठीक है। यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी अपना फ्लूइड मिला दिया। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक होती है जबकि सेमाइनल वेजाइकल दो होते हैं, एक इधर, ठीक है। और फिर ये जाकर आपके मेल पेनिस में खुल गए, क्लियर। तो यहाँ से यूरिन भी आ सकता है और यहाँ से सीमेन भी आ सकता है, क्लियर। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटल सैक में क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है स्पर्म बनाने के लिए वो बॉडी से 1 से 2 डिग्री कम चाहिए होता है, क्लियर। समझ में आ गया। बस स्पर्म डक्ट गई, सेमाइनल वेजाइकल से ज्वाइन हुई, इधर से यूरिन आ रहा है, दोनों लोग ज्वाइन हो गए। यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड बोली मेला भी लेते ही चलो। ये जो डक्ट यहाँ खुल रही है जिससे यूरिन भी पास होगा और आपका सीमेन भी पास होगा, क्लियर है। चलिए डन, स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। सो लुक एट दिस, यहाँ से गई, देखो यहाँ से ब्लैडर के ऊपर से घूम गई, यहाँ से सेमाइनल वेजाइकल आया, जुड़ गया, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखो प्रोस्टेट बनी काली कलर की, ठीक है। और फिर ये देखो मेल पेनिस से बाहर हो गए। यही डायग्राम है, क्लियर। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फटाक से देख लेते हैं हम लोग। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी हैव 2 ओवरीज, टेस्टिस भी 2 होते हैं, फीमेल ओवरी में ओवरी भी 2 होती है, ठीक है। टेस्टिस का काम 2 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेस्टिस का मैम काम क्या होता है, टेस्टिस 2 काम करता है। टेस्टिस स्पर्म बनवाता है फ्रेश वाले, और टेस्टिस हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन, जो हर काम करता है। स्पर्म भी बनवाता है और साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल जो मेल में कैरेक्टर होते हैं, ये ठीक है। सन्नी देओल जो है तो अपन जब जवानी आती है तो हम जो हैंड पंप उखाड़ के फेंक देंगे, ये जो कैरेक्टर है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आता है, क्लियर है। मेल क्लियर हो गया आपको। नाउ फीमेल की बात कर रहे हैं। फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है। ओवरीज का भी 2 काम होता है, ये हार्मोन भी निकालती है और ओवा भी बनाती है, ठीक है। ओवा जो है ये आपका एक डक्ट में जाता है जिसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट भी होता है, क्लियर है। क्या नाम होता है, ओविडक्ट भी होता है। तो जो भी ओवा आप निकाल रहे हैं वो यहाँ पर जाता है। फीमेल में कोई भी नया ओवा जन्म के बाद नहीं बनता, पहले ही बन चुके होते हैं, वो सिर्फ मैच्योर होकर एक बाहर निकलते हैं, ठीक है। पहले मंथ में इधर तो दूसरे मंथ में इधर से, क्लियर है। अब ये है आपका, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक इन्वर्टेड पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं यूट्रस। क्या कहते हैं, यूट्रस। यूट्रस जो है ये बच्चे को पकड़ने के लिए काम आता है। तो यहाँ से ओवा चला आ रहा था, स्पर्म अगर मिल गया यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर जो है एक बेबी आकर फंस जाएगा और 9 महीने तक फंसा रहेगा। उसके बाद बेबी की डिलीवरी होगी इस कैनाल से जिसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल से यहाँ पर आपको एक ऐसा रीजन दिखाई दे रहा होगा जिसको कहते हैं सर्विक्स। जब तक बच्चा अंदर है तब तक सर्विक्स छोटा रहेगा, पर जैसे ही बच्चा क्या होगा निकलने वाला रहेगा सर्विक्स फैल जाएगा। और ये है वेजाइना जिसका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, क्लियर है। क्लियर, 2 ओवरी, 1 यूट्रस, 1 सर्विक्स, 1 वेजाइना, क्लियर। एंड 2 फेलोपियन ट्यूब, 1 and 2, क्लियर, 1 and 2। नाउ आगे बात करते हैं, समझ में आ गई बात, डन है इतनी बात। चलिए फटाफट से और आगे देख लेते हैं। तो हमेशा ये याद रखना है कि एक, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी नया ओवा फीमेल ओवरीज में जन्म के बाद तो नहीं बन सकता, सिर्फ मैच्योर होता है कि एक बार तू, हम निकालेंगे मैच्योर करके, एक बार तू निकाल। अगर स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो गया, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा वो भी देखेंगे। तो हर महीने एक ओवरी अपना ओवा निकाल देती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ओवा कहाँ चला जाता है मैम, फेलोपियन ट्यूब में जाता है। फेलोपियन ट्यूब क्या है, जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये सवाल आया कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, ये सवाल मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद जब ओवरी निकल ही रही है, ओवरी अपना ओवा निकाल रही है, तब तो यूट्रस बोल रहा है ओ मैं माँ बन जाऊंगी, यूट्रस अपने आप को तैयार कर रही है, अपनी लेयर को मोटी कर रही है, अंदर वाली लेयर में खूब सारा ब्लड भर रही है, खूब सारा सर्कुलेशन कर रही है, ताकि जैसी फर्टिलाइजेशन वाला एम्ब्रियो आएगा मैं उसको पकड़ लूंगी। अब बेचारी यूट्रस को नहीं पता है कि भाई यूट्रस के अंदर दिमाग थोड़ी है यार, अब यूट्रस को पता ही नहीं है कि स्पर्म आया है कि नहीं आया, ठीक। तो यूट्रस को तो पता ही नहीं कि स्पर्म नहीं आया है, पर यूट्रस तैयारी तो बनाकर रखी होगी, ठीक है। अब अगर स्पर्म आया है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट 2-3 बार डिवाइड करेगा माइटोसिस से, एम्ब्रियो बन जाएगा, एम्ब्रियो यूट्रस तुरंत उसको पकड़े रहेगी, क्लियर। 9 महीने तक यूट्रस उसको पकड़ के रखेगी
हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। अब बच्चा यूट्रस से फंसा होता है एक टिश्यू से जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। प्लेसेंटा क्या करता है? इट इज़ अ टिश्यू बिटवीन द यूट्रस एंड द बच्चा, ठीक है। जो भी खाना माँ देती है वो प्लेसेंटा से बच्चे में आता है, और जो भी वेस्ट बच्चा माँ को देता है वो प्लेसेंटा से माँ में जाता है। क्लियर? 9 महीने तक बच्चे को फंसाए रहेगी। इस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन। 9 महीने तक बच्चा फंसा रहेगा, उसके बाद खूब सारे हार्मोन निकलेंगे, रिलैक्सिन, सर्विक्स को फैलाएंगे, वेजाइना को फैलाएंगे, बच्चा बाहर हो जाएगा। ये कहानी है जब फर्टिलाइजेशन होगा। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यूट्रस बोलेगा रोऊंगा मैं, मेरे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो दीवार तैयार थी एंडोमेट्रियम की, ठीक है, वो सब निकल जाएगी। प्रेगनेंसी जब हो रही थी तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए 9 महीने तक आपकी ह्यूमन बॉडी में एक हार्मोन निकलता है फीमेल में, जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। 2 लोग निकालते हैं, प्लेसेंटा और ओवरी, पर वो आपको पढ़ना नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन 9 महीने तक प्रेगनेंसी को बोलता है तुम 9 महीने तक फंसे रहो, बच्चे को निकालना मत बाहर। पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आता है, और प्रोजेस्टेरॉन जैसे नीचे आता है यूट्रस बोलता है लो अब मैं नहीं हो सकती प्रेग्नेंट। वो अपनी अंदर वाली लेयर जिसमें खूब ब्लड वेसल उसने तैयार की थी वो सब टूटती हैं, और उस अनफर्टिलाइज्ड ओवा के साथ, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसके साथ बाहर आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लीड, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तुम्हें क्या लगा कि जिस चैप्टर को मैम 10-10 घंटे पढ़ाई, फिर 3 घंटे में पढ़ाई, उसको मैम 1 घंटे में ख़त्म नहीं कर पाएगी, ठीक। जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है उस कंडीशन को कहते हैं मेनॉर्च, और जिस दिन मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है उसको कहते हैं मेनोपॉज। मैम क्या आपकी दोनों ओवरीज में लिमिटेड नंबर ऑफ ओवा ही है, नया तो बन नहीं सकता, तो एक समय ऐसा आता है कि दोनों ओवरीज के पास ओवा खत्म हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। अब किसी में जल्दी खत्म हो गए तो जल्दी आता है, जिसके में लेट खत्म हो तो लेट आता है, ठीक। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फेलोपियन ट्यूब में इंटरनल होगा। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं, अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट है तो मेंस्ट्रुएशन होगा क्या? नहीं होगा। जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट जाके देखो जाके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, और फिर इम्प्लांट करके बेबी बनाएगा। इस पीरियड को हम कहते हैं गेस्टेशन। 9 महीने तक जो है इम्प्लांटेशन होगा। जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, पूरा नोट्स लिख लो बेटा, इम्प्लांटेशन होगा, एक टिश्यू डेवलप होता है। लो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, कौन से कलर से लिखूंगी, ठीक है। नाउ लिसन टू मी, आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, लुक एट दिस, ठीक है, लुक एट दिस। ये स्ट्रक्चर आपको एक मोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, ठीक है। और फिर एक स्ट्रक्चर से ये एक वायर आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। लुक एट दिस। और ये बच्चे की नाभि पे यहाँ पे फंसा हुआ है। क्लियर? तो ये प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन हो गया। अब एक टिश्यू डेवलप हुआ किसके बीच में? ये यूट्रस है ना, देखो ध्यान से। लो। ये क्या है आपका रेड वाला? ये जो स्किन के कलर का, ये है यूट्रस, ये है यूट्रस। और ये है बेबी की, ये है बेबी की वो जो जिसके अंदर पैकेट होता है, पैकेट, ठीक है, पैकेट लिख दें, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक मोटा टिश्यू आपको दिखाई दे रहा है। लुक एट दिस, ये पूरा रेड यहाँ तक है, ये पूरा, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। अब इससे एक वायर निकल रहा है जिसको हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ पे नहीं लिखा है पर मैं लिखना चाहूँगी, जिसे हम कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो जो भी न्यूट्रिशन मम्मी से बच्चे में जाना है वो पहले प्लेसेंटा में आएगा, फिर एम्बिलिकल कॉर्ड में जाएगा, फिर बच्चे में जाएगा। और जो भी वेस्ट बच्चे से माँ में आने वाला है वो नाभि से एम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए पहले प्लेसेंटा में आएगा, फिर माँ के पास जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? तो प्लेसेंटा क्लियर है। प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू होता है जो यूट्राइन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में बनता है आफ्टर द इम्प्लांटेशन, जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन और माँ को वेस्ट मिलता है। क्लियर है? तो माँ की इज्जत करें आप, एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है, माँ की इज्जत करें। आपकी माँ जो है वो पूरे 9 महीने तक आपका वेस्ट लेके घूम रही है, इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को बहुत डकारें आती हैं, बेचारी लोगों को थकान फील होती है, CO2 बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चा CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, लल्ला इतना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, इतना CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब बच्चा जो है उसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम तो डेवलप नहीं है, तो आपका कौन देगा, कौन बाहर निकालोगे? माँ बाहर निकालेगी, तो माँ की रिस्पेक्ट करें आप लोग। क्लियर है? लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ द पॉकेट रिविजन ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी अच्छा यूट्रस सर्विक्स वेजाइना हो, एक बैक्टीरिया और खेल खत्म, पूरा इन्फेक्ट कर देता है। इवन बच्चे माँ प्रेग्नेंट रहती है और इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चा ही खत्म हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो हमको जो है अच्छे से रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करना है। अगर आपका एक बच्चा हो गया है तो कम से कम उसे 4 से 5 साल का गैप रखिए, और इस गैप को रखने के लिए वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड, जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं, पहले यही डिस्कस कर लें, आ जाओ देखते हैं।
अब पॉपुलेशन कंट्रोल के ना बेटा अलग अलग मेथड है, फटाफट से उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं कौन सा, बैरियर कर लेते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल वही होता है। बैरियर मेथड का मतलब ये होता है कि आपको बीच में एक बैरियर लगाना है। अब बैरियर कुछ भी हो सकता है, इट में भी मतलब बैरियर का मतलब कुछ ऐसे दीवार लगा दो कि कुछ भी हो जाए स्पर्म पहुंचे ही नहीं ऊपर, ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो ऐसा कि आप जो है वी कैन यूज़ द कॉन्डम्स। कॉन्डम्स आर द मोस्ट फेवरेबल मेथड्स इन इंडिया, फ्री कॉस्ट में मिलते हैं। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम जो कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट गेट इंसर्टेड इनटू द मेल पेनिस सो दैट द स्पर्म कैन नॉट केम आउट एंड डिपॉजिटेड इनटू द वेजाइना, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि स्पर्म अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पर ये याद रखिएगा कि सर्जिकल मेथड में सिर्फ ट्यूबेक्टोमी को छोड़कर इन सब में ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें रिस्क नहीं हो। हाँ, आपका कॉन्डम जो होता है वो 99.9% सेफ होता है, पर 0.1% प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपकी प्रेगनेंसी हो जाए। नाउ इसको हम कॉन्ट्रासेप्शन, जो आपके याद होगा आपको कि जुगलबंदी में मैंने प्रिंस सर को पूछा भी था कि IUCD क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो मैम कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी चाहिए। गेस्टेशन का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड, ओके। गेस्टेशन का मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, कंसेप्शन मतलब प्रेगनेंसी चाहिए, कंट्रासेप्शन मतलब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से होंगे, जो प्रेगनेंसी नहीं मतलब रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो बैरियर मेथड में मैंने आपको क्या बताया, कॉन्डम बताया, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया, और सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम्स होते हैं। सर्वाइकल कैप्स और डायफ्राम फीमेल्स में यूज़ किया जाता है, कॉन्डम मेल में और फीमेल में दोनों यूज़ किया जाता है, क्लियर। ये आने नहीं देता है स्पर्म को, ताकि स्पर्म ऊपर ना जा पाए। दूसरा होते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसके अंदर मोस्ट फेवरेबल मेथड होता है कॉपर टी। कॉपर टी यूट्रस में इस तरीके से फंसा दिया जाता है ताकि स्पर्म ऊपर ना जाए। कॉपर रिलीज करता है जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी स्लो हो जाती है। नेक्स्ट होता है केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि हम फीमेल्स को कुछ दवाइयाँ देते हैं। अब ये दवाइयाँ वेजाइनल पिल्स भी हो सकती हैं, वेजाइना में भी रखने वाली हो सकती हैं, या ओरल होती है, जैसे आई पिल हो गया, सहेली हो गया, माला डी हो गया। बहुत सारे ऐड आप देखते होंगे जो आपके टीवी में दिखाते हैं। मैम इसमें होता क्या है, बेटा इसमें कुछ नहीं होते, इसमें होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स में भी कौन से हार्मोन, इसमें होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्पोजिशन होते हैं, ठीक है। अब ये मैम करते क्या है, ये अलग अलग कार्य कर सकते हैं। जैसे ओवरी से ओवाई बाहर ना आने दें, जो ओवा आ गया है उसको मार दें, मूव नहीं करने दे ओवा को। जो आपका सर्विक्स होता है वहाँ पर बहुत सारा चिकना तरल पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस को मोटा कर देते हैं जिससे स्पर्म ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। आपकी यूट्रस को ऐसा बना देंगे कि वो पकड़ेगा ही नहीं फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट को। तो अलग अलग तरीके से बॉडी में साइक्लिक चेंजेस कर देते हैं ये केमिकल, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्लियर है। उसके बाद हम सबसे फेवरेबल जिसको बच्चा चाहिए ही नहीं है वो अप्लाई करता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हमने देखा कि टेस्टिस से ऊपर एक डक्ट जा रही थी एब्डोमिनल कैविटी की ओर, जिसको हम वासा डिफरेंशिया या इसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं। इसको काट दो, टाई कर दो, ठीक है ना। इसके लिए मुझे डायग्राम में आना पड़ेगा, कहाँ है, ओके ना। इसको काट दो और यहाँ पर इसको टाई कर दो, ठीक है। तो स्पर्म ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो मैम जब फीमेल इजैकुलेट करेगा तो क्या कुछ नहीं बाहर आएगा ना, सिर्फ स्पर्म नहीं होगा भाई, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड आएगा। ये फ्लूइड जो है सीमेन से बाहर आएगा पर उसमें स्पर्म नहीं होंगे, क्लियर। नाउ अगला मेथड है ट्यूबेक्टोमी, जिसको हम TT का ऑपरेशन भी कहते हैं। ट्यूबेक्टोमी जो मेथड होता है इसमें हम आपकी फेलोपियन ट्यूब को काट के इस तरीके से यहाँ पर टाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ओवा है ये निकलेगा पर ऊपर नहीं जाएगा। तो मैम इससे इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं। यहाँ पर बहुत सारी WBC सेल्स होती हैं जो इसको खा जाती हैं। तो मैम जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो बीच में खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। कई बार ऐसा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से नहीं आता ओवा, यहीं पर WBC उसको खा जाती हैं, क्योंकि ओवा एक बहुत ही जो है छोटू कुंजम सी सेल है यार। तुमको क्या लग रहा है, बहुत भारी भरकम सेल है, क्लियर। तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी इन द फीमेल्स जिसमें हम फेलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं, और वैसेक्टोमी में आपकी वासा डिफरेंशिया को कट करके टाई कर देते हैं, क्लियर। तो ये फेवरेबल मेथड होते हैं। तो ये होते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के मेथड, जिसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी कहते हैं। वाई वी नीड पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन का बम्बार्ड हो चुका है, पर पॉपुलेशन डेथ रेट हमारे यहाँ बहुत कम है। बर्थ रेट की तो कहने ही क्या, हम इंडिया जो है चाइना के बाद का नंबर है। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा समय नहीं है कि हम जो हमारे यहाँ जो एक्सप्लोजन हुआ है पॉपुलेशन का, उसके कहने कुछ नहीं। तो आपको ये मेथड्स अप्लाई करने चाहिए जो मैंने अभी आपको बताए। आपको दूसरों को बताना भी चाहिए कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो बच्चे 2 ही अच्छे। शहरों में तो 1 चाइल्ड नॉर्म भी आ गया है कि शहर के औरतें 1 ही बच्चा करेंगी, क्लियर है। तो 1 चाइल्ड नॉर्म है भैया, खाना
खाने पीने को है नहीं, बच्चे पैदा करे जा रहे हो तो पालोगे कैसे? इससे इंडिया की इकोनॉमी में भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमको यूज़ करने ही चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक, आगे बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है, अच्छा देखो, इकोनॉमी जो होती है वो पैसे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। क्लियर है? इकोनॉमी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पैसे पे डिपेंडेंट होती है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। किसी फैमिली के पास अगर पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकली वो वीक है, और ऐसी कंडीशन पे इंडियन इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ेगा। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रॉपर्टी होती है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा फिनोमिना है बॉडी का जिसमें बच्चे को बहुत ही सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। पर अगर किसी फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई और वो प्रेगनेंसी के दौरान मर गई या प्रेगनेंसी में सही से डिलीवरी नहीं होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हमारा पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम सबकी मृत्यु चाहते हैं। भैया हमने मेडिकल फैसिलिटी को इतना ज़्यादा इन्हांस करा ही इसलिए है ताकि पॉपुलेशन जो है भले ही बढ़ रही है पर सब स्वस्थ रहें। ठीक है? तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक प्रॉपर्टी जिसमें किसी भी महिला को किसी भी तरीके की तकलीफ या इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब इन्फेक्शन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं बीमारियां। ठीक है? जो बीमारियां सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल जाती हैं उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। इट मे बी बैक्टीरियल, प्रोटोजोल, वायरल, कुछ भी हो सकती है। ठीक है? वायरल में मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा? HIV। ठीक है? बैक्टीरियल में मैंने आपको सिफिलिस और गोनोरिया पढ़ाया था। ठीक, मैंने अलग अलग प्रकार की आपको बीमारियां पढ़ाई हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। ठीक है? जैसे बैक्टीरियल में मैंने आपको पढ़ाया गोनोरिया एंड सिफिलिस, वायरल में मैंने आपको पढ़ाया HIV एंड एड्स। क्लियर है? मैंने और भी आप फंगस में और क्लेमाइडियासिस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप वन शॉट रिवीजन में इनका डिटेल लगा सकते हो। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फैल सकती हैं। इसके बहुत सारे असर होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, यूरिनेशन के दौरान जलन होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है? अच्छा, ये इन्फेक्शन जो है यूट्रस से फिर कहाँ चढ़ेगा? फैलोपियन ट्यूब में, यूरिनरी ब्लैडर में, और पूरे ब्लड में फैल जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का इन्फेक्शन इतना भयंकर होता है कि फीमेल की दर्द से भी मृत्यु हो सकती है। अब हमारे इंडिया में प्रचलन ये चला कि हम बताएंगे किसी को नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बी ओपन विद योर डॉक्टर। ठीक है? बिल्कुल भी शर्माइए मत। अगर आपको अपने जेनाइटल एरिया में दर्द हो रहा है तो जाइए डॉक्टर को दिखाइए। क्लियर है? अच्छा, प्रेगनेंसी जब हो जाती है, मान लो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो तुमने दुनियादारी के बता दिए हैं। क्लियर है? पॉपुलेशन कंट्रोल के बहुत सारे मेथड बता दिए हैं, पर मैं एक चीज़ आपको और बता दूं जिसका नाम है फीमेल फीटिसाइड। प्रेगनेंसी के बाद 9 महीने, 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने तक तो फीमेल रखती है, पर अगर खानदान वाले उसको बहुत परेशान करते हैं ना, एक उल्टा तू लड़की पैदा करती रहती, लड़का पैदा करना, तो इसलिए उसका जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि 3 महीने के बाद महिला की जो है सोनोग्राफी होती है जिसमें ये पता लगाया जाता है कहीं बच्चा एबनॉर्मल तो नहीं है, मतलब क्रोमोसोम वगैरह सही ठीक है। जो बच्चा होता है वो एक झिल्ली के अंदर होता है जिसके अंदर, मैं ये खत्म हो गया आपका पॉकेट रिविजन, बस मैं आपको थोड़ी सी चीज़ बता रही हूँ। जो पैकेट होता है जिसके अंदर बच्चा होता है, ठीक है, इस पैकेट और यूट्रस के बीच में प्लेसेंटा बनता है, इसके अंदर एक पानी होता है, उस पानी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, इन सेल्स को हम निकाल लेते हैं, यूट्रस से थोड़ा सा इंजेक्शन लगाते हैं, पानी निकाल लेते हैं, उस पानी में सेल्स को अपन देख लेते हैं। अब सेल्स के पास, हर सेल के पास क्रोमोसोम तो एक ही टाइप का है भैया, आपके पास क्रोमोसोम 2 ही प्रकार के होते हैं। यू हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स और 1 पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। अगर उस सेल में एक पेयर XY वाला हुआ, मतलब फीटस क्या है आपका, एम्ब्रियो क्या है, लड़का, तो अगर XX हुआ तो लड़की। ठीक है, इसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस, वो प्रक्रिया जिससे हम जो है बच्चे का सब कुछ पता लगाते हैं, सेक्स क्या है सब कुछ। पर ये बहुत ही अपराध है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का सेक्स नहीं पूछ सकता, पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि फीटस को मार देते हैं अगर वो लड़की होती है। इसको कहते हैं आपका फीमेल फीटिसाइड, और ये लीगली अपराध है। ठीक है, इसके लिए जेल भी हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉकेट रिविजन ऑफ द हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग बेटा, एवरीथिंग। ठीक है, बस पॉकेट रिवीजन को पॉकेट में रखिए और एग्जाम देने जाइए। यू हैव कंप्लीटेड द चैप्टर, इसके अलावा कुछ और नहीं था पढ़ने के लिए। ठीक है, डोंट लिमिट योर चैलेंजेस, चैलेंज योर लिमिट्स। ठीक है, ये हम बात हमेशा याद रखिएगा। आपको क्या लगा कि मैंने इतने बड़े चैप्टर को वन शॉट नहीं बना सकती, वन शॉट को पॉकेट में नहीं बना सकती? हो सकता है कि एग्जाम के सुबह भी मैं आपको इसको रिवाइज करवा रही हूँ 10-15 मिनट में। सो ये बात याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ आए और आपने पॉकेट रिविजन को पॉकेट में रखा। जाइए आराम करिए, नेक्स्ट पॉकेट रिविजन में मिलूंगी, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।